एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनदर सेशन नीट टेस्ट 41। आज थोड़ा जल्दी अपलोड कर रहा हूँ मैं, बट फ्रैंकली बता रहा हूँ, आज मैंने ये पेपर में मुझे सबसे ज़्यादा कट्स लेने पड़े। प्लस दिस वाज द लेंदीएस्ट पेपर जो मैंने अभी तक किया है। इट इज़ लेंदी, इट इज़ डिफ़िकल्ट। इसमें नंबर शायद आप लोगों के बहुत अच्छे नहीं आएंगे जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। देखिए, एज़ पर माई एनालिसिस अप्रॉक्सीमेटली 11 आई हैव टर्म्ड ईजी। इसमें भी एक दो शायद आपको टफ लग सकते हैं। 11 आर टफ एंड 23 आर ऑफ मीडियम डिफिकल्टी। इस मीडियम में भी कई आपको परेशान करेंगे। प्लस मेनी क्वेश्चन रिक्वायर्स वेरी रिगरस कैलकुलेशन। कई क्वेश्चन चाहिए मेन एडवांस के अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, उन कंसेप्ट के पूछे गए हैं। सो दिस पेपर इज़ डेफिनेटली गोइंग टू टेस्ट यू वेरी वेरी मच। हाँ, तो इसलिए परेशान मत होइएगा। देखिए, स्कोर कम ज़्यादा मैं मतलब यहाँ स्कोर्स पे ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं। देखिए, यहाँ तो अब मैं बोलूँगा जो गुड स्कोर है वो शायद 100 प्लस ही हो जाएगा, और वेरी गुड स्कोर तो 130 प्लस या 135 प्लस 130 प्लस जो भी लाएगा वो बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा मेरे हिसाब से। क्योंकि पेपर लेंदी भी है, क्योंकि आपको ये भी देखना है, आपको केवल फिजिक्स नहीं करनी है, आपको बाकी सब्जेक्ट्स भी करने हैं। अगर आप 1 आवर फिजिक्स को देते हो तो इट्स एक्चुअली अ चैलेंजिंग पेपर टू बी कम्प्लीटेड इन 1 आवर इवन फॉर अ वेरी गुड स्टूडेंट, ये मान के चलिएगा। तो चलिए चलते हैं यात्रा पे। क्या था पेपर में अब आपको दिखेगा जो मैंने रियल टाइम सॉल्व किया था। चलो दोस्तों, आज का टेस्ट 41 शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखिए, एक पॉजिट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों चल रहे हैं 1 MeV काइनेटिक एनर्जी से, और एक दूसरे से सामना हो गया तो एक दूसरे को निपटा दिया, एनिहिलेट कर दिया, और अब 2 गामा फोटोन निकले हैं। अब रेस्ट मास एनर्जी इलेक्ट्रॉन की 0.51 MeV है, तो वेवलेंथ ऑफ ईच फोटोन क्या होगी? तो देखो भाई, जब भी मिलके एनिहिलेट करते हैं तो सारी एनर्जी वो फोटोन के फॉर्म में जाएगी। तो पहली चीज़, यहाँ पे इनिशियल टोटल एनर्जी कितनी थी? दोनों की काइनेटिक एनर्जी 1 और 1 कितनी हो गई? 2। और रेस्ट मास एनर्जी इलेक्ट्रॉन की जितनी है पॉजिट्रॉन की भी इतनी होगी, मास दोनों का सेम है, तो दैट इज़ 2 × 0.51। तो बेटा ये सिंप्लीफाई कीजिए, क्या हो जाएगा? ये हो गया आपका 1.02, तो ये हो गई 3.02। ये टोटल एनर्जी थी। 2 फोटोन्स निकले हैं, ये मान के चल रहे हैं दोनों सेम निकले हैं, तो जो फोटोन की एनर्जी होगी वो ईच फोटोन की एनर्जी इसकी आधी होगी, मतलब 1.56 MeV। और इसको आपको पता है कितनी होती है? hc/λ। तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1240 EV नैनोमीटर, और उस हिसाब से लिखूँ तो 1.56 × 10⁶ EV। तो EV गया। तो अब यहाँ से देख लीजिए क्या होगा बेटा ये। तो ये मुझे समझ आता है। देखिए 1.56 1240, थोड़ा और काट लीजिए अगर आपको, अगर कैलकुलेशन डायरेक्टली थोड़ी टफ दिखती है। चलिए 4 से काट लेते हैं, तो ये हो जाएगा 310, और ये हो जाएगा आपका 0.3, और ये 9.39, और ये हो जाएगा 10⁻⁻6, और नैनोमीटर की जगह लिख दें 10⁻⁻9। तो या नैनोमीटर से अपने को एंगस्ट्रॉम में है तो कोई बात नहीं, अभी तो इसको नैनो में ही लिख देते हैं, नैनोमीटर। ठीक है, तो अब इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करोगे तो ये एक पावर और कम कर सकते हो, 10⁻⁻5 हो जाएगा। और ये देखिए 390, ये ऑलमोस्ट 100 होता, बट 100 से कम होगा। मतलब ये जैसी फीलिंग आ रही है 39 का डबल करें तो ऑलमोस्ट 80 गायब कर लेंगे, तो ये 8 की सीरीज़ में आएगा। 82 समथिंग × 10⁻⁻5, तो सॉरी, हाँ 82 भी क्या, सॉरी 820 होगा, क्योंकि 0.39 है, तो 820 × 10⁻⁻5। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 8.2 × 10⁻⁻3 एंगस्ट्रॉम होगा। तो आराम से बस कंसेप्ट याद रखना है, जब भी 2 एंटी पार्टिकल और उसका एंटी पार्टिकल मिलते हैं, एक दूसरे को निपटा देते हैं, सारी एनर्जी इस तरह से कन्वर्ट हो जाती है। चलिए नेक्स्ट, इन लिथियम डबल प्लस इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोर ऑर्बिट इज एक्साइटेड टू अ लेवल बाय सम वेवलेंथ लैम्डा, और जब वो डी एक्साइट हो रहा है इन ऑल पॉसिबल वेज, सारे मिला लें, मतलब 6 आ रही हैं, तो आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है? ऐसी n2 में nn-1/2 ऑल पॉसिबल होती है, और ये जो वैल्यू आपकी आ रही है nn-1/2 = 6, यही आपकी निकल के आ रही है। अब अगर ये निकल के आपकी आ रही है तो यहाँ से n की वैल्यू अपने आप कितनी आ गई? 4। इसका मतलब वो कहाँ से कहाँ गया? n = 1 से 4 में एक्साइट किया था उस फोटोन ने। तो जो फोटोन है आपकी, उसके लिए क्या लिखेंगे अपन? उसकी एनर्जी hc/λ किसके इक्वल होगी? डायरेक्ट मैं 13.6 से लिख दूँ, 13.6 EV z² का मतलब हो गया 9 × 1/1² - 1/4²। सो 1240 EV नैनोमीटर बाय लैम्डा, 13.6 × 9 इंटू, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 15/16 EV। तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1240 × 16 अपॉन 13.6 × 9 × 15, एंड दिस इज इन नैनोमीटर्स। तो अब देख लीजिए
यहाँ जो अपनी वैल्यू निकल के आएगी वो किस ऑर्डर की देखने को मिलेगी। तो देखिए ये ऑलमोस्ट अगर मैं कैंसिल आउट करने की कोशिश अगर मैं करूँगा तो मुझे दिख रहा है ये 110/9 टाइप से ये वैल्यू आने की संभावना है। मतलब ये कैसी आएगी देखिए, इसको सिंप्लीफाई और कर लीजिए, 16 का हो गया 4, 13.6 का ये हो जाएगा 3.4, ठीक है। तो 1240 इंटू 4 लगभग 5000 से थोड़ा सा कम होगा, और नीचे क्या आ रहा है 15 9 135, 135 इंटू 3.4 अगर आप करोगे तो ऑलमोस्ट ये 10 पॉइंट समथिंग के आसपास ही आएगा। तो इसको पूरा आप सिंप्लीफाई अच्छे से करिए, ये पूरी सोल्यूशन आपका 10.8 नैनोमीटर के अराउंड निकल के आएगा। तो ये इस तरीके से आप सॉल्व यहाँ पे कर सकते हो। तो कंसेप्ट तो क्लियर हुआ आपको, पहले वो n पता लगाना था वो आपने पता लगाया, और उसके बाद सिंपल फॉर्मूले के साथ कैलकुलेशन। हाँ थोड़ी कैलकुलेशन है, दोनों में ही कैलकुलेशन थी आपके। नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड देखिए, एक मास है v वेलोसिटी से इनइलास्टिकली एक और मास से टकराया, वो भी आइडेंटिकल था सॉरी। आफ्टर कोलिजन फर्स्ट मूव्स विथ v/√3 इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इनिशियल डायरेक्शन व्हेन द स्पीड ऑफ द सेकंड मास आफ्टर कोलिजन। तो भाई मोमेंटम कंजर्वेशन लगा लें, मैं इसको बोल दूँ x एक्सिस और इसको बोल दूँ y एक्सिस। तो क्या था भाई mvi कैप इनिशियल था, फाइनल क्या हो जाएगा mv/√3 j कैप प्लस m इंटू जो भी फाइनल वेलोसिटी उसकी v2 मानूँ, ये हो गई m गया। तो v2 की वैल्यू क्या हो गई vi कैप माइनस v/√3 j कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालूंगा तो क्या हो जाएगा v² प्लस v²/3 का रूट। तो ये 4v²/3 सिंपली हो गई 2v/√3। आराम से किया हुआ है, मतलब बहुत जनरल क्वेश्चन है, मुझे भी याद आ रहा है कि नोट्स वगैरह सब जगह देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट, एक जैसी रॉड है यूनिफॉर्म, लेंथ l, मास m, एक टेबल पे रखी है। एक पार्टिकल स्मॉल m का जाके इससे भिड़ा v0 वेलोसिटी से किसी पॉइंट c पे, जो कि x डिस्टेंस ऊपर था CMO से, ये वो मान लिया यहाँ पे कहीं होगा। The particle comes to rest after collision with the value of x so that the point A of the rod remains stationary after the collision। भाई पॉइंट A उसके बाद भी स्टेशनरी रहे। तो पहली चीज़ तो भाई ये देखो प्रॉब्लम अच्छी है, मैं ऐसे देखूँ ये सेंटर था, इस पॉइंट पे जाके ये भिड़ा, ठीक है, ये जाके भिड़ रहा है mv0 ऐसे मोमेंटम से आ रहा है इस पॉइंट C पे, ये A है ये O है। सबसे पहले तो देखिए भाई जाके इससे भिड़ रहा है आफ्टर कोलिजन, और ये स्मूथ टेबल वगैरह पे रखी है तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो सबसे पहले अगर अपन लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन अगर सबसे पहले यहाँ पर अप्लाई करें, तो अगर मैं लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन यहाँ पर अप्लाई करूँ प्लस मैं फाइनली ऐसे मानूँ वो तो रेस्ट पे आ गया, और ये मैं बोलूँ CM जा रहा है किसी वेलोसिटी v से और इसके अबाउट ये ऐसे घूम गया विथ ओमेगा। तो पहली चीज़ लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से क्या आएगा mv0 ये था, और फाइनली हो जाएगा m इंटू VCM ही लिख देते हैं ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो पहली चीज़ VCM की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से mv0/m। अब देखिए अब एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएं CM के अराउंड, तो CM के अराउंड अगर मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाऊंगा तो क्या होगा इनिशियल mv0x, और फाइनली CM के अबाउट क्या हो जाएगा, वो रॉड है तो क्या होता है फॉर्मूला 1/12 ml² इंटू ओमेगा। तो यहाँ से ओमेगा का वैल्यू क्या आ रहा है बेटा 12mv0x अपॉन कितना हो गया ये L² ml², ये वैल्यू आ रही है। अब पॉइंट ए की नेट वेलोसिटी अगर मैं लिखूंगा तो अब वो हो जाएगी एक तो VCM प्लस V ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू CM, मतलब वही एंगुलर मोशन वाली, तो ये हो जाएगी VCM। तो अब मैं डायरेक्ट देखिए यहाँ से मैं बिना वेक्टर की लॉजिकली लिखूँ तो एक तो VCM हो गई, और ये ओमेगा आर नेगेटिव दूसरे सेंस में आएगी तो माइनस ओमेगा L/2, और ये वैल्यू 0 आ रही है। तो यहाँ से सीधा सीधा आ गया ओमेगा की वैल्यू क्या होगी 2VCM/L। तो यहाँ से जैसे इसको सिंप्लीफाई करूँ ये वैल्यू हो गई 2VCM/L, मतलब 2/L इंटू mv0/m, m से m, v0 से v0। अब यहाँ से देख लीजिए ये L से L गया, तो x की वैल्यू यहाँ से सीधे सीधे आपको L/6 नज़र आ रही है। आप सॉल्व कर लीजिए, देख लीजिए अच्छा खासा फॉर्मूला आ गया है L/6। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, अगेन रोटेशन कम ट्रांसलेशन का स्टैंडर्ड क्वेश्चन रहता है, बट पता अगेन नीट के लिए तो मैं इसे टफ ही मानूंगा। अगला, अ सेक्शन ऑफ फिक्स्ड स्मूथ सर्कुलर ट्रैक आर रेडियस वर्टिकल प्लेन में है, ब्लॉक को ए से छोड़ा बी पे वो आज़ाद हो गया, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द ट्रेजेक्ट्री जब वो बी को लीव करा, तो पहली चीज़ तो यहाँ से यहाँ देखो ये यहाँ से यहाँ हाइट का डिफरेंस कितना होगा, तो उसके हिसाब से स्पीड निकाल लें v = √2gh एनर्जी कंजर्वेशन से, और h की वैल्यू क्या होगी ये r cos 37 हो जाएगा, ये हाइट ये वाली यहाँ से यहाँ तक, तो ये r cos 37 और ये वाली जो है ये r cos 53, तो r cos
37 माइनस आर कॉस 53। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो √2 कॉस 37 होता है 4/5, वो होता है 3/5, तो ये हो गया 1/5। तो ये तो पहले v आ गई। अब यहाँ पे क्या निकालनी है आपको, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकलेगी भैया, ये वेलोसिटी इधर है, तो अब मुझे एक्सेलरेशन का कंपोनेंट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर चाहिए। तो मुझे एक्सेलरेशन का कंपोनेंट यहाँ पे वेलोसिटी के परपेंडिकुलर चाहिए। जैसे ही ये लीव करेगा तो नॉर्मल हट जाएगा, तो ये जो mg था इसका ये कंपोनेंट परपेंडिकुलर इधर आएगा, ये mg cos थीटा हो जाएगा। तो a नॉर्मल की वैल्यू हो जाएगी g cos थीटा, दैट इज g cos 37। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको पता ही है v²/an, तो ये हो जाएगा 2gr/5। g cos 37 कितना हो जाता है बेटा, 4g/5। तो 5g उड़ गया, तो ये क्या आ गया, r/2। मस्त रहो, ऑप्शन सी को टिक करो। तो अगेन कंसेप्ट आते हैं तो नहीं भारी है बन जाएगा, वैसे तो भारी ही कहलाएगा। अगला, एक पार्टिकल है चार्ज q का, मास उसका m है, प्रोजेक्ट किया है विद अ वेलोसिटी v0 टुवर्ड्स अ सर्कुलर रीजन हैविंग यूनिफॉर्म फील्ड परपेंडिकुलर एंड इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। ठीक है साहब, फ्रॉम पॉइंट p, r इज द रेडियस and O is the center of the circular region. If the line OP makes an angle theta with the direction of V0, then the value of V0 so that the particle passes through O. तो भाई पार्टिकल O से पास कर जाए, O से पास कर जाए, इसका मतलब अगर अपन देखें ये वेलोसिटी V0 है, मुझे पता है कि यहाँ पे क्या करेगा, इट विल गो इन अ सर्कुलर पाथ। डेफिनेटली इसको जो जाना है इट विल गो इन अ सर्कुलर पाथ, तो वो ऐसे जाना चाहिए। एक सेकेंड में थोड़ा ये कलर चेंज कर लूँ। तो P से O ये ऐसे ये सर्कल का पार्ट बनना चाहिए, तो ऐसे ही जाना चाहिए। तो अगर ऐसे ही यहाँ से यहाँ यूँ जाएगा, तो पहली चीज़ तो जो भी सर्कल बनेगा, एक्चुअली मैं पूरा ऐसे बना लूँ, तो जो भी सर्कल का सेंटर होगा, तो ये देखिए इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर यहाँ जाएगा, और यहाँ पे भी जो वेलोसिटी आएगी वो एक्चुअली उसके परपेंडिकुलर आएगी, जो भी आएगी। तो ये रेडियस मान लें r, ये सेंटर मान लें c। ठीक है, तो ये r और r हो गया यहाँ पे। तो अब कॉमन सेंस से देखिए, इन दोनों के बीच एंगल थीटा है, तो मैं ये लाइन इसके नॉर्मल बनेगी, तो इसके नॉर्मल ये जो लाइन बनेगी ये एंगल भी थीटा होगा, और सिमेट्री से ये एंगल भी थीटा होगा, जैसा आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो ये टोटल जो एंगल चेंज हो गया, दैट इज़ कितना हो गया, 2 थीटा हो गया। तो अब यहाँ से देखिए ये जो लेंथ है आपकी, ये लेंथ की वैल्यू आपको पता है, पी ओ की लेंथ कितनी है, कैपिटल आर, और वो 90 डिग्री तो नहीं, सॉरी 2 थीटा एंगल बन रहा है। तो यहाँ से अगर अपन थोड़ा सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें, तो लेंथ्स को इक्वेट करें, ये जो लेंथ होगी ये होगी r sin थीटा, तो अपन बोलेंगे 2r sin थीटा इक्वल टू कैपिटल R हो गया। ठीक है, तो ये जो स्मॉल r की वैल्यू या कैपिटल R की वैल्यू है, उसकी टर्म्स में अगर अपन इसको चेकआउट करें, तो r की वैल्यू 2r sin थीटा हो गई, और स्मॉल r आपको हमेशा पता है जो सर्कुलर पाथ का होता है, वो जो मैग्नेटिक फील्ड में वो होता है mv/qb, तो mv0/qb ये लिखोगे। तो अब यहाँ से किसकी वैल्यू चाह रहा था भाई, ये V0 की वैल्यू चाह रहा था, तो देख लो भैया V0 क्या आ गया, QBr/2m sin थीटा। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, QBr/2m sin थीटा, यस, ऑप्शन बी के साथ गए, मजे करें। ठीक है, तो वही थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इजी तो नहीं बोलूँगा, बट अगेन अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, एक वायर का रेजिस्टेंस 20 डिग्री पे 20 था, 500 डिग्री पे 60 था, तो 25 कब होगा। ठीक है, तो 25 कब होगा पता लगा लेते हैं भाइयों। देखो कॉमन सेंस है, अपन वही कोफिशिएंट को फिक्स मानेंगे। मैं तो ऐसे देखिए भाई 20 डिग्रीज़ पे ये वैल्यू जो भी थी कितनी थी, 25 ओम्स। ठीक है, और उसके बाद 20 के बाद बढ़ते बढ़ते कितनी हो गई, 60 हो गई 500 पे, तो जो भी था ये 500 डिग्रीज़ पे कितनी हो गई, 60 ओम। तो अब सॉरी ये 20 थी, 25 नहीं, दिस वाज 20, तो अब 25 कब होगी। तो एक कॉमन सेंस से देखिए, यहाँ से यहाँ कितने का इंक्रीज़ हुआ, 40 का, तो 40 के चेंज के लिए टेम्परेचर बदला 480 से, तो 5 के चेंज के लिए कितना बदलेगा, डायरेक्टली आप बोल सकते हो 480/40 इंटू 5, दैट इज़ 480/8, 480/8 मतलब 60 डिग्री। तो 60 डिग्री से बढ़ना चाहिए, 60 डिग्री से बढ़ना चाहिए, मतलब 20 में 60 जोड़े 80 डिग्रीज़। वही लीनियर लॉजिक को यूज़ किया, और भी किसी तरीके से आप कर सकते हैं, सोल्यूशन में भी आपके जैसे है वैसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट, ratio of the resistance of a conductor at temperature 50 into its resistance is 37.5 is 4:5। तो देख लो भाई अपन, तो देखिए यहाँ मैं क्या लिखूँगा अब, लेट से r at 15 क्या होगा, लेट से सम r0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा t, जीरो वाला मान लें तो 1 प्लस अल्फा इंटू 15, r at 37.5 क्या होगा, r0 1 प्लस अल्फा इंटू 37.5। तब इनको डिवाइड करें तो ये रेशो 4:5 आ रहा है, क्या हो रहा है, 1 प्लस 15 अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस 37.5 अल्फ़ा। तो यहाँ से देखिए 1 प्लस 37.5 का डबल करते 75, तो 150 हो जाएगा ये 4 टाइम्स में।
ये हो जाएगा 5 + 75 अल्फ़ा, तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा बेटा, सॉरी ये भी 4 होगा, तो यहाँ से आपके पास आएगा 75 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1, तो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1/75। देखिए टिपिकली क्या होता था, अपन 15 को रेफरेंस मान के 37.5 को उसकी टर्म्स में लिखते हैं, तो यहाँ एग्जैक्टली आंसर मैच नहीं कर रहा, इसलिए मुझे इस वे से ही करना पड़ेगा। मैं 15 को बेस मान के 37.5 लिख रहा था, तो मैंने चेक किया था ये 1/90 आ रहा था, जो भी कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसलिए मुझे इस वे पे ही जाना पड़ेगा। ठीक है। 9th, पावर ट्रांसमिशन लाइन फीड करती है इनपुट पावर एट 2300 वोल्ट एट अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर विद प्राइमरी वाइंडिंग हैविंग 4000 टर्न। Output is delivered at 230 by a transformer. Current in the primary is 5 ampere. Efficiency is 90%. The output current would be. अब देखिए भाई 90% एफिशिएंसी से है, तो क्या लिखेंगे, VSIS is 0.9 VPIP, ये तो समझ आता है। तो 0.9 VP कितना है, 2300, ठीक है। और IP कितना था, IP आपका था 5। अब VSIS, तो VS है 230, IS की वैल्यू आप ढूंढ रहे हैं, तो IS की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.9 इंटू 2300 अपॉन 230 इंटू 5, तो ये आपका हो गया 10, 10, 50, 45। ये मेरे हिसाब से सेम क्वेश्चन आपके शायद एक बार टेस्ट पहले भी आया था, बट ठीक है, हो सकता है रिपीट हो गया वो क्वेश्चन। 45 एम्पियर मुझे आंसर और तरीके से ऐसा याद आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, LR सर्किट दिख रहा है, एक कॉइल है 5 हेनरी इंडक्टेंस की, सेल 6 वोल्ट का है, रजिस्टर 10 का है, ज्वाइन कर दिया। EMF अक्रॉस द कॉइल एट T इक्वल्स टू ln√2 सेकेंड्स। तो पहली चीज़ बेटा, इस केस में आपको स्टैंडर्ड करंट की इक्वेशन पता है, दैट इज़ E/R मैक्सिमम करंट इंटू 1 - e टू द पावर TR/L आप लिखते थे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सब्स्टिट्यूट करूँ, E/R का मतलब हो गया यहाँ पे 6/10, 1 - e टू द पावर -t जो भी होगा, R कितना है बेटा 10 और L कितना है 5, तो ये आपके पास इक्वेशन आती है 0.6, 1 - e टू द पावर -2t। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन आ रही है। तो अब सबसे पहले देखिए करंट कितना होगा सर्किट में √2 सेकेंड्स पे, तो आई एट T इक्वल्स टू ln√2 सेकेंड्स, क्या आ जाएगा 0.6, 1 - e टू द पावर -2, और ये वैल्यू क्या लिख रहे हो आप, ln(√2). सो e टू द पावर -2 ln√2। अब ये आप सबको अच्छे से पता है बेटा, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो वैल्यू आपकी निकल के आ रही है ln√2 इंटू 2 जब आप करोगे, तो इसको आपको एक चीज़ हमेशा पता है, e टू द पावर -ln(x) का मतलब 1/x होता है, तो यहाँ से आपको सीधे सीधे ये वैल्यू चमक जानी चाहिए कि ये जो वैल्यू आपकी है √2 का स्क्वायर मतलब हाफ हो जाएगी, और नेगेटिव है तो 1/2 हो जाएगी, तो 1 - 1/2, क्योंकि इसको आप ln(√2) का स्क्वायर करोगे मतलब ln2 हो गया -ln2, तो 1/2 आ जाएगा इधर जब आप करोगे, तो जैसे मैंने यहाँ पे समझाया था यही होता है, तो इसी को यूज़ करिए, तो कितना हो गया 0.3। अब आई अगर 0.3 है, तो V अक्रॉस R, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R कितना होगा, 0.3 इंटू 10, 3 वोल्ट, तो 6 में से 3 इसके पास है, तो बचा हुआ 3 उसके पास होगा, मस्त रहिए। तो ये ऑप्शन हो गया आपका ए। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, LR सर्किट के बीच का पार्ट पूछा गया, जनरली आपसे या तो जस्ट आफ्टर या लॉन्ग टाइम आफ्टर पूछा जाता है, यहाँ पे आपसे बीच का पार्ट पूछा गया है। अगला, ये भी अच्छा दिख रहा है क्वेश्चन, तो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस b एंड चार्ज डेंसिटी रो has a hemispherical cavity of radius a which is b/2 cut from its center, then if the potential at the center of the cavity is जो भी है क्या लिखा हुआ है, n times density into b square upon 16 epsilon naught, then यहाँ पर आपसे n की वैल्यू पूछी गई है। तो देखो भाइयों क्या करेंगे अपन, क्योंकि ये कंडक्टर तो है नहीं कि कोई दिमाग लगाएं, अपन तो सिंपली बोले भाई यहाँ से किसी डिस्टेंस x पे चलें, और ऐसे ये पूरा वो हेमिस्फियरिकल शेल को ही पूरा कंसिडर करें पतली सी। तो ये जो छोटी सी अपन लेंगे, इस पे जो चार्ज इनक्लोज होगा वो चार्ज इनक्लोज अपन निकाल सकते हैं, तो चार्ज इनक्लोज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ से इसके कारण छोटा सा पोटेंशियल क्या लिखोगे आप, k dq/x, और dq की वैल्यू क्या लिखोगे, रो इंटू, जब हेमिस्फीयर है तो वो आपका हो जाएगा 4π² की जगह 2πx² इंटू dx, यही होगा अपॉन x। अब इसी को पूरा इंटीग्रेट करना है अपने को, कहाँ से कहाँ तक, क्योंकि कैविटी आ गई है तो यहाँ से शुरू करेंगे, ये डिस्टेंस कितना है a = b/2, तो ये b/2 से b तक, ये हो गया मेरा काम। तो k रो इंटू 2π, अंदर क्या बचेगा x dx का इंटीग्रेशन, x dx का इंटीग्रेशन देगा x² मतलब x² का मतलब हो जाएगा b² - b/2 का होल स्क्वायर/2,
तो के को लिख दिया 1/4 एप्सिलॉन नॉट रो इंटू 2 बी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा बी स्क्वायर बाई 8, तो 1/2 माइनस 1/8 दैट वुड बी 3/8। ठीक है, अब देख लो भैया पाई से पाई गया 2, ये हो गया 4, तो क्या आ रहा है बेटा ये 3 रो बी स्क्वायर बाय 16 एप्सिलॉन नॉट। तो लो बन गया काम। इतना लग रहा था भारी होगा बट ऐसा नहीं है, बस थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करना है और आपका काम यहाँ पर बन जाएगा। चलिए 11 के बाद आ जाएं 12 पे। चार्ज क्यू को डिस्ट्रीब्यूट किया ओवर 2 कॉन्सेंट्रिक होलो स्फीयर्स, एक रेडियस आर है और एक कैपिटल आर है। ठीक है, सच दैट द सरफेस डेंसिटीज आर इक्वल। भाई पहली चीज़ तो सरफेस डेंसिटीज़ यहाँ पर इक्वल गिवन है। ठीक है, सरफेस डेंसिटी इक्वल है मतलब एरिया के रेशो में डिवाइड हुआ है। एरिया के रेशो में डिवाइड हुआ है इसका मतलब अगर मैं बोलूँ क्यू ऑन स्मॉल आर टू क्यू ऑन कैपिटल आर, वो एरिया के रेशो में डिवाइड होगा, तो जिसका एरिया ज़्यादा है उस पर ज़्यादा होगा, तो ये रेशो हो जाएगा r² बाय r²। और प्लस दोनों का टोटल क्यू है तो डायरेक्टली मैं क्यू आर की वैल्यू बोल सकता हूँ स्मॉल आर पे होगा r² अपॉन r² प्लस r² इंटू क्यू, और बड़े वाले पे होगा कैपिटल r² अपॉन छोटा r² प्लस कैपिटल r² बाई क्यू। ये तो डिवीजन आ गया। अब आपसे पोटेंशियल एट द कॉमन सेंटर पूछा गया, तो पोटेंशियल एट कॉमन सेंटर क्या होगा, पहले वाले के कारण लिखोगे के क्यू आर बाय स्मॉल आर, बड़े वाले के कारण लिखोगे के क्यू आर बाय कैपिटल आर। तो जैसे ही आप इसको लिखोगे के कॉमन ले लूँ, ये बन जाएगा आर क्यू अपॉन r² प्लस r², और वो बन जाएगा के कैपिटल आर क्यू अपॉन r² प्लस कैपिटल r²। अब ये कॉमन आ गया एलसीएम, तो r² प्लस r² कॉमन आ गया, r प्लस r बन जाएगा 1 और ये आ जाएगा q। अब देख लो यार कौन सा ऑप्शन ऐसा दिख रहा है तुम्हें, मुझे एक ही दिख रहा है ऑप्शन ए, तो मस्त हो जाइए। अब बैटरी ऑफ EMF 12 वोल्ट इंटर रेजिस्टेंस 2 ohm connected in series with a tangent galvanometer of resistance 4 ohm. The deflection is 60 when the plane of the coil is along the magnetic meridian. To get a deflection of 30 degree, the resistance to be connected in series with the tangent galvanometer is. तो देखो लोकेशन वही है तो अर्थ वाला कंपोनेंट तो वही आएगा। तो इस केस में आप हमेशा याद रखिएगा टेंजेंट गैल्वेनोमीटर जो अपना रहता है, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर का सीधा सा जो अपना लॉजिक रहेगा, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर में आपको हमेशा ये याद रखना है कि भाई टेंजेंट गैल्वेनोमीटर का जो हमेशा लॉजिक रहता है वो हमेशा देखिएगा, ये जो अपना मतलब ये एक्चुअली देखो आप है ना नॉर्मली पढ़ते नहीं हो, ये बात मैं पहले ही बता दूं, क्योंकि होता है कई बार हम लोग भी नहीं पढ़ाते हैं, बट यहाँ आपको याद रखना है कि जो भी ये वैल्यू देखने को मिलती है इसको थोड़ा सा अपने को है ना टेंजेंट गैल्वेनोमीटर यहाँ पे जब तक पता नहीं होगा तो करंट यहाँ पे क्या होता है, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू टेन थीटा। बस इतना ध्यान रखिए, यहाँ जो करंट है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू टेन थीटा डिफ्लेक्शन के ये आएगा। चाहे तो इसकी पूरी वर्किंग आप HC वर्मा या दूसरी बुक से पढ़ सकते हैं। तो देखिए दोनों केसेस में 1060 अपॉन 1030 वुड बी इक्वल टू ओरिजिनल I1 और फाइनली I2। 1060 अपॉन 1030 आपको पता है क्या होगा 3। पहले केस में करंट कितना था E अपॉन 2 + 4। दूसरे केस में क्या होगा, कुछ और भी आपको लगाना है तो 2 + 4 + R, यही आ गया आपको। तो 2 + 4 + R या उसको 2 + R देखिए एक मिनट क्वेश्चन की लैंग्वेज अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्या पूछ रहा है वो एडिशनल पूछ रहा है तो और ये मान लिया। तो सिंप्लीफाई कीजिए, 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 + 4 + R अपॉन 2 + 4 दैट इज 6, 6 + R ऊपर हो गया तो 6 3 18 इज इक्वल टू 6 + R। तो R की वैल्यू सीधे सीधे आ गई 12 ohms। अब अगेन यहाँ आपको ये थ्योरी पता है तब तो आप काम करवा लोगे, थ्योरी नहीं पता तो शायद आपको छोड़ना भी पड़ सकता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा रिगार्डिंग टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। देखो नॉर्मली कम आता है बट अगेन अब एक बार आ गया है, वेल एडवाइज इसकी थ्योरी पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, एक पार्टिकल है मास m का, फायर किया है कहाँ से, सरफेस ऑफ द अर्थ से एट एन एंगल 60 डिग्री विद द वर्टिकल, थोड़ा तिरछा फेंका भैया। इनिशियल स्पीड v0√gm/r, एस्केप से तो कम है। द मैक्सिमम हाइट इट कैन राइज इज re/x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो देखो जहाँ पे भी ये मैक्सिमम हाइट होगी, देखो एक सिंपल सी चीज़ मैं आपको समझाऊँ, किसी भी वक्त इसका डायग्राम बनाइएगा, वो mg वाला फोर्स है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है हमेशा इस पॉइंट से गुजरेगा, तो इस पॉइंट के अबाउट पहली चीज़ एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, और हाईएस्ट पॉइंट पे मुझे पता है जो भी वेलोसिटी होगी ये v इस r के परपेंडिकुलर होगी। तो मैं ये पॉइंट a ले लूँ, ये b ले लूँ, a से b तक मैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट o लगाऊँ, तो पहले केस में कितना था m, v0 का कौन सा कॉम्पोनेंट आएगा sin अल्फा इंटू r, और ये किसके इक्वल हो जाएगा mv इंटू स्मॉल r। ठीक है, ये पहली चीज़ आई, तो ये और ये उड़ा दें तो ये v की वैल्यू क्या आ रही है, मतलब जो भी है ये पहली इक्वेशन आपकी बनी। अब यहाँ 2 वेरिएबल है। अब दूसरी चीज़ आप क्या करोगे, यहाँ पे हाइट की टर्म्स में लिखना है तो बेटर है मैं इसको स्मॉल r की जगह पहले से ही, या स्मॉल r ही लिख लो यार, बाद में कर लेंगे, अभी अपन परेशान नहीं हो। ठीक है, दूसरी चीज़ एनर्जी कंजर्वेशन, क्या लिखोगे आप,
माइनस इनिशली था जी एम एम बाई आर प्लस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, वी नॉट नहीं यार, वी लिखो इसको, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जी एम एम बाय छोटा आर। तो ये दो एक्सप्रेशन बन रहे हैं आपके। अब अपने को किसकी वैल्यू चाहिए? अपने को तो वो आर की वैल्यू में इंटरेस्ट है, तो वी नॉट को भगाना है, सॉरी इस वी को भगाना है, तो भगा देंगे। माइनस जी एम एम बाय आर हाफ एम वी नॉट स्क्वायर की जगह चिपका दिया जी एम बाय आर, मैं एम ई की जगह कैपिटल एम ई लिख रहा हूँ यार, हाफ एम वी स्क्वायर की जगह आप क्या लिख दोगे? वी की जगह लिख दोगे आप आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और ये आ जाएगा जी एम बाय आर वी स्क्वायर की जगह माइनस जी एम एम बाय स्मॉल आर। तो जी एम 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 जी एम एम उड़ा दिया, माइनस 1 बाय आर प्लस 1/2 आर, अच्छी बात है। यहाँ क्या आ जाएगा बेटा? आर साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2r स्क्वायर माइनस 1/r, यही दिख रहा है मुझे। तो ये हो गया माइनस 1/2r दैट इज़ इक्वल टू माइनस 1/r प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, अल्फ़ा 60 है तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा क्या होगा? साइन स्क्वायर 60 हो जाएगा 3/4, तो इसको लिख दो यार 3r/8r स्क्वायर। हाँ भाई क्वाड्रेटिक और बनेगी, ये मज़े लेगा अपने, लेने दो भाई, इसकी इच्छा है तो यहाँ से क्या हो जाएगा? सबको एक तरफ ही ले आता हूँ यार, इसको भी उधर ही ले आता हूँ। तो पहले एक बार इज्जत से लिख लूँ 3r/8r स्क्वायर प्लस 1/2r माइनस 1/r इक्वल टू 0। तो अब क्या बनेगा भाइयों? अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, एलसीएम क्या हो जाएगा? 8r स्क्वायर r हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा 3r स्क्वायर, ये हो जाएगा 4r स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 8r इक्वल टू 0। तो अब क्या आ रहा है? 4r स्क्वायर माइनस 8r, फिर क्या आ गया? प्लस 3r स्क्वायर इक्वल टू 0। तो स्मॉल r की वैल्यू देखो भैया क्या है, ये मज़े ले रहा है, तो 8r प्लस माइनस वो बड़ी होगी, ये देखते हैं अभी, 64r स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा? ये क्या लिखा है अपन ने? 4 3 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48r स्क्वायर अपॉन 8। तो ये क्या आ जाएगा बेटा? इसको सिंप्लीफाई कीजिए, मैं इधर आ जाता हूँ, इधर वाली जगह का यूज़ करते हैं। सो 8r प्लस माइनस 64 में से 48 गए 16, तो ये हो गया 4r/8। अब वो r से तो बड़ी वैल्यू होगी, तो इसलिए मैं नेगेटिव वैल्यू रिजेक्ट करके इसको 3r/2 कर दिया। 3r/2 कर दिया मतलब r प्लस r/2, तो आंसर मेरा क्या होगा बेटा? x की वैल्यू, अब लाइक r/2 है तो x की वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाएगी। तो अगेन किया हुआ होता है यार ये क्वेश्चन, हम नीट लेवल पे कितने करते हैं डाउट, बट जैसे एडवांस वगैरह में तो जनरली ये पढ़ाते ही हैं, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन रहता है, बट टफ तो रहेगा भाई। अगला फिर ग्रेविटेशन का, तो देखिए पहला तो ग्रेविटेशन का मज़ेदार था। सैटेलाइट एम मास का लॉन्च वर्टिकली अपवर्ड्स विद एन इनिशियल स्पीड यू फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ आफ्टर इट रीचेज अ हाइट आर। एक रॉकेट m/10 का उससे सब्सिक्वेंटली फायर किया है, तो द सैटेलाइट मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रॉकेट इज। यार ये क्वेश्चन अभी शायद जेईई में आया था, किसी ने मेरे को तो पूछा था, इसलिए मुझे याद आ रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए भाई, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आप किस तरीके से इसको प्रोसीड करने वाले हो। तो भाई सबसे पहले देखिए आप, अब वो सर्कुलर ऑर्बिट में चला गया, आपको ये पहली चीज़ यहाँ पे गिवन है, ये माना ओरिजिनली आपने यू स्पीड से फेंका था, अब ये यहाँ पहुँच गया, तो जस्ट यहाँ पहुँचा, अभी फेंकने के पहले मैं मान लूँ इसकी स्पीड हो गई v। तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन लगा के आप क्या लिखोगे? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम बाय आर इक्वल टू फाइनल एनर्जी मान ली हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जी एम एम, डबल डिस्टेंस हो गया 2r। तो यहाँ से आपके पास ये जो स्पीड v आएगी, यहाँ से इसको v मानिएगा, देखिए थोड़ा और मैं प्रॉपर लिख देता हूँ यार, दिक्कत नहीं है, v स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? m तो गया, तो ये v नहीं गया बेटा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? v²/2 की वैल्यू आ जाएगी u²/2 माइनस जी एम एम बाय आर प्लस जी एम एम बाय 2r। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो v² की वैल्यू यहाँ से बन जाएगी u² माइनस ये 2 का फैक्टर हट जाएगा और ये सिंपली आ जाएगा जी एम एम बाय आर। तो ये स्पीड कब है? जस्ट उसने रॉकेट प्रोजेक्ट किया था उसके बाद। अब रॉकेट जब फेंकेगा उसके बाद की सिचुएशन में एक बार वापस से ड्रॉ करूँ, तो अब तो वो तो सर्कुलर ऑर्बिट में आ गया सैटेलाइट, तो इसकी स्पीड तो v हो गई। और डेफिनेटली अब मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए वो जो रॉकेट फायर किया उसका एक कंपोनेंट इधर होगा, जिसको मैं लिख दूँ वी वर्टिकल, या वर्टिकल तो क्या बोलें, ठीक है, जब एक इसको बोल देते हैं वी अलॉन्ग रेडियल बोल देते हैं वी आर, और एक कंपोनेंट इधर आएगा जिससे कि इस मोमेंटम को वो कैंसिल आउट करे वी टी, ठीक है। तो उसके 2 कंपोनेंट यहाँ पे देखने को मुझे मिलेंगे। अब पहली चीज़, फ्रॉम द लॉजिक ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगा है इमीडिएटली, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स को भी इम्पल्सिव नहीं लेते हैं। तो सबसे पहले मैं मोमेंटम कंजर्व कराऊँ तो क्या लिखूँगा? ये जो हिस्सा है
इसका मास कितना दे रखा है आपका m/10. सो m/10 इंटू वी अलॉन्ग रेडियल डायरेक्शन किसके इक्वल होगा, दैट शुड बी इक्वल टू m इंटू दिस वाली v. तो ये वाली v अभी निकल जाएगी. तो यहाँ से पहले अपने ये v रेडियल की वैल्यू एक इक्वेशन यहाँ पे आ गई. देखिए 2 इक्वेशन बन गई अभी मेरे पास. अब देखिए जो vt है, vt के लिए आपका लॉजिक क्या होगा कि भाई अब जो बचा हुआ है कि ये तो गया m/10 मास, ये vt स्पीड से गया है, और ये कितनी मास बचा है n/9 m/10 इंटू वी नॉट. और वी नॉट की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, √gm/r. √gm/r का मतलब यहाँ √gm/2r हो गया. mm हटा दें, स्क्वायर कर लीजिए, तो vt स्क्वायर यहाँ से क्या आ जाएगा, vt स्क्वायर 10 भी हटा दो ना यार, vt स्क्वायर क्या हो जाएगा 81 gm/2r. ये क्या आ रहा है vt स्क्वायर. ठीक है, ये vt स्क्वायर की वैल्यू आपकी आ गई 81 gm/2r. ऐसी ऊपर जो vr स्क्वायर था उसको भी निकाल लें. तो vr स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, तो यहाँ से भी कैंसिल हो गया, तो ये 10v स्क्वायर 100v स्क्वायर. 100v स्क्वायर का मतलब 100u स्क्वायर माइनस gmm/r. ये वैल्यू मेरे को देखने को मिल रही है. अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या किया था, मैंने एक होशियारी मार दी, हटाया था तो ये नहीं हटाया, ये m ज़बरदस्ती चिपक रहा है, ये हट चुका है, तो इसको यहाँ नहीं लिखें वरना मैं ही देखूँ डायमेंशनली गड़बड़ हो रही है. ठीक है, अब देखिए किसकी काइनेटिक एनर्जी पूछी थी क्वेश्चन ने, रॉकेट की. तो रॉकेट की काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे, उसके दोनों कंपोनेंट्स ऐड कर लो. मास कितना है m/10, vt स्क्वायर प्लस vr स्क्वायर. vt स्क्वायर की जगह लिख दिया 81 gm/2r, vr स्क्वायर की जगह लिख दिया 100 u स्क्वायर माइनस 100 gm/r. तो देख ले भाई क्या आ रहा है, ये हो गया आपका हाफ m/10. हाफ m/10 इसको तो m/20 लिख दूँ, तो ये क्या हो गया 100 u स्क्वायर माइनस, अब देखिए 81/2 है और एक तरफ 100 है, तो 100 ही भारी पड़ेगा, तो 100 माइनस 81/2. 100 में से 81/2 जाएंगे तो 200 में से 81 गए तो 119/100 ही हो जाएगा. सॉरी 100 क्या कितना हो जाएगा बेटा, ये 81/2 100 है, तो ये दिस इज़ व्हाट, एक सेकेंड, 100 माइनस 81/2, सो व्हाट वी हैव, वी विल गेट 119, तो इधर आ गया और ये आएगा 119/2 ही आएगा. ठीक है, gm/r. तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए, मैं अगर 100 बाहर निकाल दूँ तो 5m आ गया, और ये 100 बाहर निकाला, यहाँ तो 100 था ही नहीं, u स्क्वायर माइनस 119/200 gm/r. देखिए कोई ऑप्शन बन रहा है क्या, अरे वाह बन रहा है, दिस इज़ बी. ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है. देखिए मैं खुद बता रहा हूँ, जब जेईई मेन में पहली बार आया था इट वाज अ टफ क्वेश्चन. बहुत सारे बच्चों ने मेरे से पूछा था कि सर ये कैसे होगा, बहुत लोग फंसे थे इसके अंदर. चलिए अगला क्वेश्चन, तो ये टफ था भाई. 16, intensity of the radiation emitted by the sun has maximum value at wavelength 510 and emitted by the north star has at 350. भाई इसकी कम है, इसका मतलब ये नॉर्थ स्टार में ज़्यादा दम है. ठीक है, तो सरफेस टेम्परेचर सीधा आपको यार वीन्स लॉ लैम्डा mt इज़ कांस्टेंट. तो क्या लिखोगे भाई, रेशो निकालना है सन और उसका, तो डायरेक्टली आप लिखोगे टी सन अपॉन टी अर्थ नहीं सॉरी टी नॉर्थ स्टार, दैट वुड बी इक्वल टू लैम्डा m ऑफ नॉर्थ स्टार टू लैम्डा m ऑफ सन. तो नॉर्थ स्टार का 350 है और इसका कितना है 510. तो रेशो 1 से कम आना ही था, तो मैंने आपको पहले ही देखते ही समझा दिया था. तो 35/51, तो ये 35/51 कितना हो जाएगा, देखो पॉइंट लगा दें, 350 7 से तो कम ही आएगा, क्योंकि 50 का 7 होता तो 0.6 के समथिंग आएगा, तो 0.69 इज़ द ऑप्शन जब आप करोगे. तो ये इजी क्वेश्चन था, सिंपल वीन्स लॉ, मजे करें. अगला, एक सिलेंड्रिकल रॉड है, लेंथ एल, क्रॉस सेक्शनल एरिया रेडियस r is at a distance of 50 r from an infrared point source s of power 1.25 kilowatt. The lateral surface of the rod is perfectly insulated from the surroundings. ठीक है, if the cross sectional A absorbs 80% of the incident energy and the temperature difference between the ends of the rods is constant, then the rate of heat flow through the rod in steady state. तो steady state में क्या होगा भाई, जितनी आ रही है उतनी जाएगी. तो पहले यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे इंटेंसिटी क्या होगी उसकी पावर कितनी थी 1.25 किलोवाट, अपॉन ये लिख दें 4πr स्क्वायर. r स्क्वायर का मतलब हो गया 50r का होल स्क्वायर. तो 1.25 इंटू 10 की पावर 3, 50 का स्क्वायर 2500 हो गया, 2500 इंटू 4 10,000 हो गया, तो 10 की पावर 4 हो गया इंटू πr स्क्वायर. ये वैल्यू आ गई. अब ये क्योंकि छोटा सा रेडियस मानेंगे तो इस पर जो पावर इंसिडेंट होगी वो डायरेक्टली कितना बोलेंगे i इंटू आर. एरिया गिवन है तो πr स्क्वायर, तो πr स्क्वायर उड़ गया, तो ये क्या बचेगा 1.25/10, इतनी पावर गिर रही है. ठीक है, अब इसका 80% उसने अब्जॉर्ब किया है, इसका 80% अब्जॉर्ब किया है, तो बस यही रेट ऑफ हीट फ्लो होगा, इतनी एनर्जी पर सेकंड आ रही है और वही वो लूज़ कर रहा होगा कंडक्शन के थ्रू 1.25/10. तो अब देख लीजिए बेटा क्या हो जाएगा ये 1.25 इंटू 8, तो ये तो लगभग 1 हो गया. 1/10 का मतलब 0.1 जूल पर सेकेंड. तो समझ जाओ, तो इतना टफ नहीं है, चमक जाएगा दिमाग, तो खटाखट से आप सॉल्व कर सकोगे. पर अच्छा है, देखिए पहली बार में कईयों को भरमा सकता है, भरमा मतलब परेशान कर सकता है.
द स्टेट ऑफ एन आइडियल गैस इज चेंज एज शोन एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, तो आइसोथर्म लाइन है. हीट सप्लाइड टू द गैस इन प्रोसेस B2C इज थ्राइस ऑफ वर्क डन इन A2B. अरे भाई क्या है भाई, इसी पे B2C में हीट सप्लाइड थ्राइस ऑफ वर्क डन इन AB. एक चीज़ तो बताओ यार, आइसोथर्म में वर्क डन और हीट दोनों सेम ही होता है क्योंकि डेल्टा यू के नाम पे तो नील बटा सन्नाटा होता है. देन द प्रेशर ऑफ द गैस इन स्टेट C इज P0/2N. तो आपको बताना, तो पहले तो A2B WA2B निकाल लो. WA2B भाई आपको आइसोथर्म का फॉर्मूला पता है, जिसको मैं सीधा लिखता हूँ nRT0 ln ऑफ V फाइनल अपॉन V इनिशियल की जगह P इनिशियल अपॉन P फाइनल लिख दें, तो P इनिशियल P0 फाइनल P0/2, तो ये हो गया nRT0 ln 2. तो इसका मतलब अब जो QBC है, QBC वही होगा जो WBC है. WBC भी इस तरह से लिखें तो क्या आ जाएगा, वो nRT0 ln ऑफ P0/2 इनिशियल हो गया, फाइनल PC लिख दिया. ठीक है, ये वैल्यू क्या आ रही है, थ्राइस ऑफ WAB. तो थ्राइस ऑफ WAB का मतलब nRT0 ln ऑफ क्या लिख दें इसको, P0/2PC यूँ लिख दूँ अभी, तो दैट इज़ 3 टाइम्स nRT0 ln 2. तो यहाँ से क्या आ रहा है बेटा, ये डायरेक्ट लिख दोगे, P0/2PC की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 की पावर 3. 2 की पावर 3 मतलब 8. तो PC की वैल्यू यहाँ से सीधे सीधे क्या आ रही है भाइयों, P0/16 ही निकल के आ रही है. तो P0/2 की पावर n है, 2 × n है, 2 × n है तो 8 आ जाएगा. ठीक है, पावर होती है खैर 4 आता, ऑप्शन ही नहीं है. तो P0/16. तो इजी क्वेश्चन है, बस इजी तो क्या मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको समझ में आना चाहिए कि क्या क्या क्वेश्चन बोल रहा. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90. The pressure and volume of an ideal gas is P is proportional to 1/V square for process A to B. Pressure and volume at A are given and B पे pressure given है. Work done in the process A to B is found to be x minus root x P0 V0. Find the value of x. भाई प्रेशर वॉल्यूम का फंक्शन गिवन है तो वर्क डन डायरेक्ट आपको बचपन से पता है PdV इंटीग्रेशन. P को लिख दिया सम कांस्टेंट K/V स्क्वायर dV, इस तरह से आपने लिख दिया. सो K/V स्क्वायर dV लिमिट कहाँ से कहाँ आएगी, फ्रॉम V इनिशियल टू V फाइनल. तो अब देखिए सबसे पहले ये K/V स्क्वायर तो ये हो गया -1/V. अब इनिशियल वॉल्यूम तो कितना गिवन है आपको, इनिशियल वॉल्यूम गिवन है V0. अब फाइनल वॉल्यूम क्या है उसको लेट से अभी मैं लिख देता हूँ VB. तो ये क्या आ गया, -K टाइम्स VB प्लस K टाइम्स V0. ये आ गया आपके लिए वर्क डन. ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए. K/VB को अगर मैं ढंग से देखूँ तो देखिए यहाँ पे जो मेरे को एक्सप्रेशन था क्या गिवन है, P इज़ इन्वर्स टू 1/V स्क्वायर, इस तरह का वैल्यू आपको गिवन है. तो यहाँ पे अगर इसको मैं प्यार से देखूँ तो ये K/VB है, तो अगर इसको VB से मल्टीप्लाई और डिवाइड ऊपर करूँ तो ये हो जाएगा VB स्क्वायर VB, और ऐसे ही हो जाएगा K V0 स्क्वायर V0. ठीक है, ऊपर नीचे वॉल्यूम से दोनों को मल्टीप्लाई किया तो K/V स्क्वायर P हो जाएगा. तो फाइनल प्रेशर हो गया PB कितना है P0, तो माइनस P0 इंटू VB प्लस K/V0 स्क्वायर. तो K/V0 स्क्वायर का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, K/V0 स्क्वायर का मतलब तो इनिशियल प्रेशर हो गया विच इज़ 3P0. तो 3P0 V0 ये वैल्यू आपको देखने को मिलेगी. ठीक है, अब यहाँ से देखिए आप, यहाँ से अब अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो देखिए VB और V0 का रिलेशन अगर मुझे यहाँ पर चाहिए, VB और V0 का अगर मैं रिलेशन यहाँ पर चेक करने की कोशिश करूँगा तो मेरे को क्या समझ आ रहा है बेटा, तो मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, PA/PB इज़ VB स्क्वायर अपॉन VA स्क्वायर. ये भी यूज़ कर सकता हूँ. तो PA/PB, तो PA/PB इज़ 3/1. VB स्क्वायर ढूंढ रहे थे, VA स्क्वायर कितना है V0 स्क्वायर, तो VB की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी √3V0. ये डायरेक्ट बोल सकते थे. तो ये अपने लिए क्या हो गया, √3P0 V0 प्लस 3P0 V0. अब कंपेयर कर लो यार, दिख रहा है ये x की वैल्यू क्या हो गई 3. मस्त रहो. ठीक है, तो और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते थे, थोड़ा मेरे से और लंबा हो गया, आप स्टार्टिंग से इसको यूज़ कर लेते और ईजी बन जाता. चलिए, अब रियल टाइम यही होता है यार, कई बार ज़रूरी नहीं है मेरे पास बेस्ट मेथड ये आएगा क्योंकि मैं भी आपके साथ साथ ही देख रहा हूँ इसे. सिलिंड्रिकल वायर है, रेडियस R का, करंट डेंसिटी वेरी कर रही है. ये इस तरह से R का फंक्शन है. टोटल करंट क्या होगा भाई, इंटीग्रेट कर लो. वही देखें यहाँ से अपन क्या बोलते हैं, एक सेकंड थोड़ा और बेटर बना लूँ. इसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन देखें तो किसी भी R पे जाएँ, R पे जाके dr का एक छोटा सा वो एलिमेंट लें. तो इस छोटे से एलिमेंट पे करंट कितना होगा, di इज़ j इंटू dA, j के नाम पे J0 1 - r²/r². dr आप लोगों ने घोट रखा है ऐसा 2πr dr. टोटल करंट के लिए इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम 0 टू कैपिटल R. तो 2πJ0 घर के बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा r - r³ dr फ्रॉम 0 टू r. तो ये क्या हो गया 2πJ0. r का इंटीग्रेशन r² दे देगा और r³ का जब करोगे तो वो देगा r की पावर 4/4. तो वो ले दे के r² आ जाएगा. तो ये हो गया आपका 2πJ0 इंटू r²/4. तो ये πJ0 r²/2. सीधा ऑप्शन लगाएं, ऑप्शन ए. तो करते हुए रेगुलर क्वेश्चन है, बनना ही चाहिए. तो स्टैंडर्ड दिख रहा है,
कुछ करंट लूप में जा रहा है, इस तरह का है, मैग्नेटिक फील्ड एट ओ। तो अब आपको पता है, पहले इसके कारण लिखूँ मैं, पहले वाली के कारण फर्स्ट बोलूँ, तो वो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई थीटा के नाम पे हो गया 3π/2 अपॉन 4πr। और फिर इसके कारण लिखूँ, देखिए सेंस दोनों का सेम ही आएगा तो ऐड ही करूँगा, म्यू नॉट आई इसका एंगल है π/2 अपॉन 4π और यहाँ ये हो जाएगा 2r। तो बेटा कितना होगा ये, और ये दोनों का फील्ड आपको दिख रहा है, हाथ घुमा के देख लो, अंदर की तरफ आएगा, तो ये टोटल फील्ड हो गया। तो म्यू नॉट अपॉन 4πr आई कॉमन ले लूँ तो बेटा क्या आ जाएगा 3π/2 और यहाँ बन जाएगा π/4। तो 3π/2 प्लस π/4 बेटा यहाँ आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 6 + 1 7π/4 म्यू नॉट आई अपॉन 4πr। अब देख लो यार कौन सा ऑप्शन बन रहा है, तो 7 म्यू नॉट आई अपॉन 16, अच्छा पाई भी कैंसिल कर दें तो म्यू नॉट आई अपॉन 16r, कौन सा ऑप्शन आएगा ये, और ये किधर आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, तो ए और बी में कन्फ्यूजन नहीं हो जाए, ऊपर कर दिया तो तकलीफ हो जाएगी, दिस शुड बी इनसाइड। तो इनसाइड करते हुए अपन ने ये ऑप्शन ए के साथ अपन गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फटाफट से क्या कहता है प्रश्न। एक पार्टिकल है, सर्कुलर पाथ पे जा रहा है, जाने दो। Light is thrown from a projector placed at the center of the circular path. The shadow of the particle is formed on the wall. The velocity of the shadow of the wall is. तो भाई शेडो कैसे बनेगी, जैसे यहाँ दिखा रखा है, यहाँ तक शेडो आएगी। तो अब शेडो और इसकी वेलोसिटी की बात यहाँ पे आपको करनी है। तो भाई इतना मुझे पता है, शेडो की लिमिटेशन है कि उसकी वेलोसिटी तो इधर ही होगी। सो दिस इज़ वी ऑफ शेडो। और अगेन अपन बोलते हैं भाई शेडो जब भी ये जाएगी तो लॉजिकल चीज़ जो अपन यहाँ पे बोलेंगे, जो दोनों का ये वाला कॉम्पोनेंट होगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं बेसिकली, अगर आप इस तरीके से देखो उसको कि वो क्या पूछा आपसे, द शेडो ऑफ द पार्टिकल इज़ फॉर्म्ड ऑन द वॉल। तो ये जो शेडो की लेंथ है, ये शेडो की लेंथ जो होगी, पहले तो लेंथ देखें उसको, ये शेडो की लेंथ हो गई। तो पहले तो एंगल देख लो भैया, sin φ नहीं, sin φ नहीं, कौन सा फाई आएगा, इसको आप लिखोगे tan φ। tan φ आपका किसके इक्वल आता है, tan φ की वैल्यू यहाँ से आप देखिए, tan φ की वैल्यू आपके लिए बन जाएगी कितनी, tan φ इज़ योर हाइट ऑफ द शेडो अपॉन आर। तो हाइट ऑफ शेडो आपके लिए क्या हो गई, r tan φ। ठीक है, अब ये फाई कैसे चेंज हो रहा है मुझे इसको चेक करना है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, सिंपली dh/dt। dh/dt क्या होगा, वही स्पीड होगी शेडो की, दैट इज़ r। और tan φ का अगर मैं वो करते हैं, क्या कहते हैं अपन, डिफरेंशिएशन, tan थीटा का डिफरेंशिएशन आपको पता है sec² phi dφ/dt। अब dφ/dt जो है ये तो ओमेगा हो गई, ओमेगा हो गई, ओमेगा का मतलब क्या होगा, ये तो गई वी ऑफ शेडो हो गई। ओमेगा का मतलब क्या होता है आपके लिए, ओमेगा आपको सबको पता है क्या होता है, v/r। तो ये अपने आप क्या बन गया बेटा, v sec² थीटा नहीं, सॉरी फाई बोल दें, फाई लिख रहे हैं तो v sec² phi। इस तरीके से देखिए बेसिक अपन रिलेशन पे चले और आराम से इसको सॉल्व कर डाला है। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए आसान तो नहीं रहेगा ये। अगले देखिए, ये क्या है भैया, प्रोजेक्टाइल नज़र आ रहा है, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। फाइटर प्लेन किसी एनिमी टेरिटरी में आगे आने दो, वेलोसिटी 250 है, हॉरिजॉन्टली जा रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी है। एनिमी टैंक एट द बॉर्डर स्पॉट्स द प्लेन एंड फायर शॉट्स एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल विद वेलोसिटी 600। द एल्टीट्यूड h वेयर द प्लेन कैन बी हिट बाय द शॉट। तो भाई किस पे वो हिट करेगा, तो पहली चीज़ तो देखिए, जिस भी एल्टीट्यूड पे वो हिट करेगा, ठीक है ना, तो अपन थोड़ा कॉमन सेंस से चलें कि भाई ये जो आपने फेंका है गोला, उस गोले की जो वेलोसिटी है उसको तो u और v नहीं है, हाँ यू ही लिख देते हैं, उसका गोले का जो ux है वो आपको दिख रहा है कितना होगा, 600 cos 60, दैट इज़ 300 मीटर पर सेकेंड। उसकी जो y स्पीड है वो आ जाएगी, साइन तो हो जाएगी 300√3 मीटर पर सेकेंड, ये आप निकालोगे। ठीक है, तो जब भी हिट करेगा दोनों के x y कोऑर्डिनेट सेम होंगे, तो इसने y में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, uy/t माइनस हाफ gt², दैट वुड बी इक्वल टू h। और x में कितना ट्रैवल किया होगा, ux इंटू टी, और वो प्लेन के बराबर होना चाहिए, दैट इज़ u ऑफ प्लेन इंटू टी प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ प्लेन इंटू t², ये होना चाहिए। तो पहले टाइम आ जाएगा, टाइम यहाँ से इस इक्वेशन से निकालूंगा मैं। तो 300 टाइम्स t, प्लेन की है 250t, AP का वैल्यू 20 है, तो ये हो गया 10, 20/2 10 t², 0 0 0 उड़ा दिया, t² प्लस क्या आ जाएगा, अच्छा ये तो सीधा सीधा हो गया, क्यों दिमाग लगा रहे हो, ये तो क्या हो गया, इधर ले जाएं, तो 5t इज़ इक्वल टू t², t की वैल्यू आ गई 5 सेकेंड। तो 5वें सेकेंड पे हिट होगा होना है, तो 5वें सेकेंड पे हाइट क्या होगी, आ गई यहाँ से इक्वेशन, क्या लिखोगे बेटा, uy हो गई 300 इंटू √3 इंटू 5 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 5², तो 125 हो गया, तो ये हो गया 1500√3 माइनस 125। अब 1500√3 माइनस 125 आपको करना है, तो देखिए अवेलेबल ऑप्शंस में जाएंगे तो √3 लगभग कितना लिखते हो आप, 1.73 मान लें, माइनस 125 तो 173 कर लें, तो 15 × 3 45, 15 × 7 105, 9
15 25 2595 माइनस 125, तो 2595 माइनस 125 तो लगभग ये 2400 समथिंग ही आएगा। तो यार इसके साथ ही जाओ, मस्त रहो, 2473 के करीब आएगा। वो तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लेते हो उसके हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। चलिए, अरे भाई साहब ब्लॉक पे ब्लॉक नज़र आ रहा है, डरा रहा है ये भी। 3 ब्लॉक हैं, देख लेते हैं साहब। कैलकुलेट द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक विद कांस्टेंट वेलोसिटी, द कोफिशिएंट फ्रिक्शन एट ऑल द सर्फेसेस 0.25। तो भाई ये तो रॉड से ये तो चलेगा नहीं, तो ये ब्लॉक जब आगे जाना चाहेगा तो इस पर जो भी फ्रिक्शन है वो डेफिनेटली इसको रोकने के लिए लगाएगा। ठीक है, अब ज़रा मैं एक एक करके देखूँ। ये 3M को देखिए आप, इस 3M पे जैसे ही आप इसको ले जाना चाहोगे, लिमिटिंग केस में ऊपर वाला इसको जाने से रोकेगा और ग्राउंड भी रोकेगा। तो ये तो वही ग्राउंड वाली फ्रिक्शन, इसको F1 बोल दूँ, यहाँ पे ये फ्रिक्शन को F2 बोल दूँ, और ये लगेगा टेंशन। ऐसे ऊपर वाले को देखो, ये अगर इधर जाना चाहेगा तो ये टेंशन इसको इधर ले जा रहा है, तो इसकी टेंडेंसी इधर जाने की है, तो इस पर फ्रिक्शन ये जो लगेगा ये F2 इधर लगेगा, सेम होगा। प्लस ऊपर वाले के रिस्पेक्ट में भी ये इधर जाने की टेंडेंसी है, तो ये फ्रिक्शन F3 इधर लगेगा। तो अब देखिए, जब अपन इक्वेशन लिखेंगे तो लिमिटिंग केस में जब चलेंगे तो देखिए इसके लिए मोशन इधर है, इसके लिए मोशन इधर है, तो यहाँ तो होगा F माइनस F1 माइनस F2 माइनस T, और यहाँ होगा T माइनस F2 माइनस F3। तो T तो कैंसिल हो जाएगा। तो लिमिटिंग केस में F की वैल्यू यहाँ से आपको दिख रहा है F1 मैक्स प्लस 2 टाइम्स F2 मैक्स प्लस F3 मैक्स, उसको मैनेज कर लेगी, तब वो जस्ट चलने के कगार पे आएगा। ठीक है, तो आराम से देखिए, इक्वेशन लिख के देखिएगा, आपको डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, आप लिख के देखिए, चेक करिए, यही आएगा। अब F1 मैक्स कितना होगा भाई, सबसे पहले ग्राउंड के लिए म्यू इंटू नॉर्मल हो जाएगा 6 mg, प्लस 2 टाइम्स F2 के लिए क्या हो जाएगा, म्यू टाइम्स एन नॉर्मल हो जाएगा, दोनों ऊपर वालों का मास मिला के हो जाएगा 3 mg, और F3 के लिए तो केवल एक का ही मास है, दैट इज़ म्यू mg। तो 6 6 12 और 13, तो 13 म्यू mg, और म्यू की वैल्यू क्या दे रखी है बेटा 1/4, 0.25 मतलब 1/4, तो 13/4 mg, ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है नीट के हिसाब से, बढ़िया सा प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25। 2 ब्लॉक हैं आपके ए और बी, मास m और 2m के रेस्पेक्टिवली, सच दैट स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में, अच्छी बात है, अभी हेल्ड है क्योंकि रह तो सकता नहीं था, ऐसे आपने पकड़ रखा हाथ से। फाइंड द एक्सेलरेशन जस्ट आफ्टर रिलीज। तो जस्ट आफ्टर रिलीज क्या होगा भाई, देखो अभी जस्ट आफ्टर रिलीज में स्प्रिंग का तो कुछ भी नहीं है, स्प्रिंग कुछ भी नहीं है, तो यहाँ तो रस्सी वाला केस ही हो गया। या रस्सी, एक सेकंड नहीं, जैसे ही आपने पकड़ रखा था, सॉरी एक सेकंड, आपने होल्ड किया हुआ था, अभी आपने अभी होल्ड किया हुआ था, इसका मतलब आपने दोनों को पकड़ रखा था, इसका मतलब दोनों में टेंशन ज़ीरो था, दोनों में टेंशन ज़ीरो था। तो यहाँ पे जैसे ही आप देखोगे बेटा, दोनों में स्प्रिंग फोर्स ज़ीरो है, दोनों में टेंशन ज़ीरो था, तो जैसे ही आप छोड़ोगे तो इमीडिएटली रस्सी खिंचेगी भी बाद में, जस्ट इमीडिएटली आफ्टर देखोगे तो दोनों पे केवल खुद का वेट ही है, तो दोनों का एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड्स ही यहाँ पे होगा। तो ऑप्शन ए के साथ अपन यहाँ पे जाएंगे, दोनों का एक्सेलरेशन यहाँ पे जी डाउनवर्ड्स होगा। इंपॉर्टेंट चीज़ ये, आपने होल्ड कर रखा था, आपने होल्ड कर रखा था मतलब ना रस्सी में, स्प्रिंग में भी टेंशन नहीं था, तो रस्सी में भी टेंशन नहीं था, और रस्सी में टेंशन तभी आएगा जब स्प्रिंग में आएगा। स्प्रिंग में आपको पता है कभी भी रातों रात चेंज नहीं होता, इंपल्सिव नेचर नहीं होता, वो एकदम से इमीडिएट कभी भी चेंज नहीं होती स्प्रिंग की फोर्स, तो यहाँ टेंशन भी चेंज नहीं होगी, इसलिए एक्सेलरेशन दोनों का छोड़ते ही जी डाउनवर्ड्स होगा। बहुत प्यारा प्रॉब्लम है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है, मास नंबर ए है, एटॉमिक नंबर Z है, 3 अल्फा 2 पॉजिट्रॉन निकालें साहब, ये मजे लिए इस बार। तो रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स टू दैट ऑफ द प्रोटॉन्स। तो पहले तो देखो भाई, 3 अल्फा का मतलब क्या हो गया, 3 अल्फा का मतलब 6 प्रोटॉन से मुक्ति और 6 न्यूट्रॉन से मुक्ति। ठीक है, अब पॉजिट्रॉन एमिशन जब भी होता है तो न्यूट्रॉन पे तो असर पड़ेगा नहीं, मतलब मास नंबर पे तो असर पड़ेगा नहीं, तो मास नंबर में तो चेंज होना है, मास नंबर में चेंज 12 का होना है, तो मास नंबर में चेंज आपको पता है कि वो 12 का ही होना है। तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछा है, सॉरी, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द फाइनल न्यूक्लियस। तो फाइनल न्यूट्रॉन देखिए, इनिशियल में कितने न्यूट्रॉन्स थे, A-Z, अब कितने हो गए, A-Z-6, ये तो हो गए न्यूट्रॉन का नंबर। ठीक है, अब प्रोटॉन की बात करें तो 6 तो कम हो ही चुके हैं, तो Z-6 हो ही गया। अब जब भी पॉजिट्रॉन निकलता है, तो भाई पॉजिट्रॉन जब निकलता है तो पॉजिट्रॉन आपको पता है कब निकलता है भैया, जब एक प्रोटॉन, ये प्रोटॉन होता है 1 ये किस में कन्वर्ट होता है, न्यूट्रॉन में, साथ में क्या निकलता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, प्लस साथ में वो न्यूट्रिनो निकलता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ कन्वर्जन क्या होगा बेटा, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन आ रहा है, पॉजिट्रॉन का मतलब प्रोटॉन से न्यूट्रॉन हो रहा है, तो 2 प्रोटॉन की जगह 2 न्यूट्रॉन आ गए, तो बेटा ये जो मैंने -6 लिखा था, अब ये -6 की जगह 2 की आवक हो गई, तो -4 हो गए। अब 6 प्रोटॉन की पहले बली चढ़ गई थी, 2 प्रोटॉन की अब बली चढ़ गई, तो टोटल बली 8 की चढ़ गई, तो ये Z-6 नहीं, ये हो जाएगा Z-8। तो ये प्यारा सा क्वेश्चन है, कॉमन सेंस से करिए, ऑप्शन सी के साथ अपन यहाँ पर जाएंगे। चलिए 22 नियॉन न्यूक्लियस,
आफ्टर एब्जॉर्बिंग एनर्जी डीकेज इनटू 2 अल्फा एंड एन अननोन न्यूक्लियस। अननोन न्यूक्लियस क्या भाई, 2 अल्फा निकल गया, 2 अल्फा निकल गया तो एक में 4 का चेंज होता है, 8 से कम हो गया। मास नंबर में तो 22 में से 8 गए, कितने बचे 14। फिर अल्फा डीके करता है तो 2 से कम होता है आपका एटॉमिक नंबर, तो 4 से कम हो जाएगा। नियॉन का 10 है तो 14 और 6 नंबर आपको पता है भाई किसका होता है, कार्बन का होता है। तो ये 14C6 जो कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप खुद होता है वही बन रहा है, तो कार्बन के साथ जाएंगे। सस्ता क्वेश्चन, देखो दोनों एक ही तरह के क्वेश्चन दे डाले इन्होंने, दोनों में एक तरह से लॉजिक एक ही तरह का था। नेक्स्ट, एक आइडियल स्प्रिंग है, एक डिस्क ऑफ मास एम को सपोर्ट कर रही है, बॉडी ऑफ मास स्मॉल एम रिलीज की है सर्टेन हाइट से, फ्रॉम वेयर इट फॉल्स टू हिट एम। The two masses stick together at the moment they touch and move together from thereon. The oscillation reach to a height a above the original level of the disk and depth b below it. The constant of the force of the spring is. आपको देखिए ओरिजिनली ये कुछ पहले से कंप्रेस्ड होगा, ठीक है। मान लिया ये उसके ओरिजिनल लेवल मतलब और बेटर देखें, माना ये इसकी ओरिजिनल लेंथ थी जहाँ पे, तो ये कभी भी लौट के नहीं आएगा, आपको पता है, ठीक है, क्योंकि स्प्रिंग कभी वो लूज़ नहीं हो सकती ना, फ्री फॉल में आ जाएगा, है ना। तो ये मान लिया कुछ इनिशियली ये एक्सटेंडेड था, और वो इनिशियल एक्सटेंशन आपको पता है जो भी होगा x0 बोले दैट इज़ इक्वल टू mg/k। अब ये इससे b नीचे जा रहा है और a ऊपर जा रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ से b और नीचे जा रहा है और यहाँ से a और ऊपर जा रहा है। तो मैं ये दोनों एक्सट्रीम पॉइंट ले लूँ p और q, मैं मोशन ये देख रहा हूँ b तक आया और उसके बाद जब यहाँ तक गया तो यहाँ से यहाँ तक के मोशन को मैं देखूँ p से q सब कुछ साथ साथ है, तो p से q में यहाँ पे भी स्पीड 0 है, p पे भी 0 है और q पे भी 0 है, तो डेल्टा k तो क्या हो गया 0। सिस्टम ले लिया, दोनों ब्लॉक स्प्रिंग धरती सब कुछ ले लिया, तो ऊपर गया तो ग्रेविटेशनल एनर्जी में गेन कितना होगा m प्लस एम इंटू जी इंटू एच, और h की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको समझ आता है सबको, क्या होगा a प्लस बी, दैट इज इक्वल टू लॉस इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का मतलब यहाँ स्प्रिंग कितने से एक्सटेंडेड थी, तो यहाँ जितने से भी एक्सटेंडेड थी इसको मैंने लिख दिया xp², और यहाँ मैंने लिख दिया यहाँ भी एक्सटेंडेड कंप्रेस थी, और यहाँ कितने से कंप्रेस्ड है दैट इज xq², दोनों मान लिए। अब देखिए m प्लस एम जी ए प्लस बी लिख दिया। अब a² माइनस b², बचपन से आपने सीखा है क्या लिखोगे, xp माइनस xq इंटू xp प्लस xq, ये भी आता है आप सबको। अब xp माइनस xq, तो ये तो हुआ आपका एक्सेट q, ये हो गया कंप्रेशन एट p, तो xp माइनस xq आपको दिख रहा है, ये a प्लस बी आएगा, तो ये तो निपट गया। अभी निपटा देते हैं, रुक जाओ, a प्लस बी, तो इसको तो भी कैंसिल कर देंगे, xp प्लस xq। अब p पे एक्सटेंशन कितना है ये सबसे पहले आपको देखना है, तो p पे जो एक्सटेंशन है ये मुझे पता है भाई कितना होगा, ये ओरिजिनल आपको पता था x0 कितना था mg/k, और उसमें कितना और ऐड हुआ b। अब q पे कितना है, q पे अपन बोलेंगे भाई कितना है, x0 में से यहाँ माइनस होगा, पहले तो x0 की वैल्यू ही लिख दूँ वापस से, तो x0 में से a माइनस होगा, इतना कंप्रेशन होगा, तो दैट इज़ mg/k माइनस a। ये स्टेप सबसे क्रूशल है, देखिए। अब यहाँ से क्या आ रहा है मेरे पास, m प्लस एम, ये 2b इधर भेज देता हूँ, 2m प्लस एम जी इज़ इक्वल टू k, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास आ गया 2m आ गया, ये हो गया मेरे पास 2mg/k, ठीक है, 2mg/k हो गया प्लस b माइनस ए, ठीक है। अच्छा एक मेरी गलती है, ये कैपिटल M होगा, ये mg/k जब लिख रहा हूँ मैं पहले कैपिटल M था, अभी दिक्कत हो जाती वरना, ठीक है, कैपिटल mg कर दिया मैंने, तो ये कैपिटल M हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ से बेटा क्या आ रहा है आपके पास, देखिए ये हो गया आपका 2mg और ये हो गया आपका b माइनस ए टाइम्स k, और ये आपका 2m प्लस एम जी। अब जैसा क्वेश्चन में डेटा भी दे रखा है भाई, ये मानना चाह रहा है स्मॉल m और कैपिटल M सेम ही है, तो इसको m प्लस एम को 2m कर दूँ तो ये हो गया 4mg माइनस 2mg, तो 4 माइनस 2mg हो गया 2mg, दैट इज़ इक्वल टू k टाइम्स b माइनस ए। तो k की वैल्यू डायरेक्टली क्या आ गई, 2mg अपॉन b माइनस ए, तो मैं जाऊँगा ऑप्शन ए के साथ। देखिए एनटीए ने शायद आपके सी दिया है, बट कॉमन सेंस मुझे बता रहा है कि डेफिनेटली b की वैल्यू ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू ए, तो मैं 2mg अपॉन b माइनस ए के साथ ही यहाँ जाना प्रेफर करूँगा, ठीक है। ये हुआ period of small oscillations vertical xy plane of uniform semicircular disk of mass m and radius are about horizontal axis through point O is। देखते ही समझ आता है यार, ये फिजिकल पेंडुलम का है, cm के अबाउट कहीं देखो cm यहाँ कहीं आएगा, ये डिस्टेंस आपको पता है जिसको स्मॉल एल बोलते हैं, cm से एक्सेस का डिस्टेंस ये होता है 4r/3π। अब अपन 2-3 क्वेश्चन कर चुके हैं इन टेस्टों में, इतने सारों में, तो याद रखेंगे ये पॉइंट। तो अपने को जो सीधा फॉर्मूला याद है, आपको याद होगा टाइम पीरियड का, फिजिकल पेंडुलम का फॉर्मूला बोलते हो आई जिस एक्सेस के अबाउट नाच रहा है अपॉन mgl, l होता है cm और एक्सेस के बीच का डिस्टेंस। तो आई तो क्योंकि स्टैंडर्ड एक्सेस है तो डायरेक्टली आपको पता है दैट इज़ mr²/2, और ये हो गया mgl, l के नाम पे हो गया 4r/3π। तो देख लीजिए अब क्या ऑप्शन आएगा, डायरेक्टली 2π√3πr/8g डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये इजीली अगर आपको कंसेप्ट याद है तो बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न,
काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सर्फेस इज डबल्ड व्हेन द वेवलेंथ इज रिड्यूस फ्रॉम λ1 टू λ2। तो मैं माना पहले k0 था, किसके इक्वल था वो hc बाय λ1 माइनस 5, λ2 करते ही डबल हो गया मतलब 2k0 हो गया, काइनेटिक एनर्जी डबल हुई है बस, तो hc बाय λ2 माइनस 5। अब वर्क फंक्शन आपसे पूछा गया है भाई, वर्क फंक्शन पूछा गया है, क्या करो डिवाइड कर दो, क्या एक बार देखिए, हाफ hc बाय λ1 माइनस 5 hc बाय λ2 माइनस 5, तो hc बाय λ2 माइनस 5 इज इक्वल टू 2hc बाय λ1 माइनस 2 5, इधर ले जाएँ तो 5 हो जाएगा, hc बाय 2hc बाय λ1 माइनस hc बाय λ2, कॉमन ले लीजिए hc, तो क्या आ जाएगा बेटा यहाँ से 2 बाय λ1 माइनस 1 बाय λ2, अब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा ये hc, अंदर आ गया 2 λ2 माइनस λ1 अपॉन λ1 λ2, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन बैठेगा, ए फॉर एप्पल यहाँ पे बैठेगा डायरेक्टली, ऑप्शन आप देख सकते हो ए ऑप्शन, इजी था, करते हैं ऐसे क्वेश्चन अपन, चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 when an UV light is incident on a photo cell, stopping potential V0 था और ये K max था, when X-rays are incident on the same cell, भाई UV और X-ray बता मुझे किस में एनर्जी ज़्यादा होती है बेटा, डेफिनेटली X-ray में एनर्जी ज़्यादा होती है, X-ray में एनर्जी ज़्यादा होती है, तो V0 भी ज़्यादा होगा और K max भी ज़्यादा होगा, लड्डू आगे चलें। नेक्स्ट एक यूट्यूब है, ये अपना वाला यूट्यूब नहीं, वो वैसा वाला यूट्यूब, the radii of the two columns are respectively R1 and R2 when a liquid of density rho theta 0 मानना है, मतलब full surface tension का यूज़ लेंगे, is filled in it, a level difference of H is observed in the two arms, the surface tension of the liquid is, तो भाई जो भी वो surface tension का जो difference होगा वो ρ GH से बैलेंस होगा और डायरेक्टली उसको बोल सकोगे 2T 1/R1 माइनस 1/R2, क्योंकि जो 2T/R डिफरेंस होता है तो एक में 2T/R1 एक में 2T/R2, तो डिफरेंस डायरेक्टली इस तरीके से मेकआउट आप यहाँ पे कर सकोगे। डेफिनेटली आपको पता है कि जो लोअर लेवल पे होगा डेफिनेटली उसके अंदर वो रेडियस का अपन लॉजिक उसी तरीके से देख पाएंगे, ठीक है। तो ये डायरेक्ट आपका एक्सप्रेशन बनता है। अब यहाँ से देखिए क्या पूछा गया आपने, सरफेस टेंशन का वैल्यू पूछा गया है, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, रो जी एच R1 R2 अपॉन 2, नीचे क्या आ जाएगा R2 माइनस R1, सीधे सीधे ए ऑप्शन, सिंपल प्रेशर डिफरेंसेस को इक्वेट करना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है बेटा। इतना आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हो। देखो फिर भी अगर आपको क्लैरिफाई करना हो तो मैं एक बार और प्यार से समझा दूँ। देखो ये ऐसे होगा एक मेनिस्कस और एक मेनिस्कस ऐसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेटली रेडियस कम होगी तो ये ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस हो जाएगा तो ऊपर जाएगा। तो देखो यहाँ पे जो प्रेशर है, सबसे पहले यहाँ पे जो है प्रेशर होगा P0 माइनस जो भी अपन बोलेंगे कितना, जो भी ये रेडियस मान के चलें, लेट से 2T/R1 अगर मान के चलें, प्लस इसमें ये ऐड किया, कितना ऐड किया, ये हो गया अपना रो जी एच, और ये इसको होगा P0 माइनस 2T/R2 के। यही अपने को करना है, इन दो पॉइंट्स पे इक्वेट करना है, यहाँ P0 माइनस 2TR/2 और यहाँ ये वो डिफरेंस के साथ लिया, तो ये आपका सेम रिजल्ट निकलेगा जो मैंने अभी ऊपर समझाया, ठीक है। तो मैंने इसलिए किया कि लगे से आपको डायरेक्ट कर दिया, तो एक बार एक्सप्लेन भी कर देता हूँ भाई, नहीं आपको चमका हो तो। चलिए 33वां, ओपन ग्लास की ट्यूब है, मरकरी में डाल दी कि लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर मरकरी के ऊपर है, open and then closed and sealed and the tube is raised vertically by 46 centimeter, the length of the air column above the mercury। यार ये खूब पढ़ा है आपने, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन होता है, देखो मज़ा तो आता है इसमें। ये ऐसे था, ये 8 सेंटीमीटर ऊपर था और ये मरकरी का लेवल यहीं पे था, ठीक है, ऐसे मान के चलें। अब अगली बार आपने इसको और ऊपर खींच दिया है तो मरकरी भी थोड़ी सी राइज करेगी क्योंकि प्रेशर में ड्रॉप आएगा भी, आप देखोगे क्योंकि वॉल्यूम बड़ा है, ठीक है। तो मैंने माना ये लेंथ मान लिया अब x है, तो ये बची हुई मरकरी ने कितनी लेंथ ले ली 54 माइनस x। अल्टीमेटली देखो ये दोनों एक ही लेवल पे हैं तो प्रेशर यहाँ पे सेम होगा, तो यहाँ प्रेशर मुझे पहले से पता था कितना था P0, ठीक है। अब यहाँ प्रेशर क्या होगा, यहाँ जो भी उल्टा उसका जो प्रेशर था P, जो भी अपन मान के चलेंगे तो वो तो एक तो वैल्यू आ जाएगी P, और प्लस यहाँ पे क्या आएगी साथ में ये जो एडिशनल मरकरी का आएगा, P मरकरी एडिशनल अपन यहाँ पे लिख सकते हैं, तो एक तो ये होगा मेरे लिए। अच्छा एक और चीज़, मैं इसको आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एयर की तरह देख के चलूँ तो एयर यहाँ पे फिल्ड है, तो पहले देखिए आइसोथर्मल है तो क्या मानूंगा, पहले प्रेशर P0 था इंटू 8 सेंटीमीटर इंटू ए, अब ये किसके इक्वल होगा, जो भी प्रेशर P माना है मैंने इंटू ए इंटू x सेंटीमीटर, ठीक है। तो ए और ए गया, तो ये P की वैल्यू क्या हो गई P0 को आप डायरेक्टली है ना मरकरी की लेंथ की टर्म्स में लिख दो 76 सेंटीमीटर कॉलम, तो 76/8/x इस तरह से लिख दूँ। अब ऊपर पुट कर दीजिए P0 की जगह 76, P की जगह क्या हो गया 76 इंटू 8/x, और ये जो मरकरी का एडिशनल है ये कितना है भैया, ये तो आपको दिख ही रहा है कितना हो गया 54 माइनस x, बस वो लेंथ में लिख दी डायरेक्ट, आपके लिए सस्ता बन गया। तो ये क्या हो गया 76 x लिख दूँ, 8 6 8 48, 8 7 56 608 प्लस 54x माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स में इक्वेशन बन गई x स्क्वायर,
ये प्लस 76 में से 54 गए, कितने बचे 22x माइनस 608 इक्वल टू 0। अब ये 608 का फैक्टर करना पड़ेगा अपने को। 608 का फैक्टर अगर मैं करके देखूँ क्या होता है भैया, 608 कहाँ से आएगा, ये 22 दे रखा है 608। अभी अपन ने 608 कहाँ से निकाला था, 76 इंटू 8, 76 इंटू 8। 76 मुझे याद है 19 इंटू 4 इंटू 8 इस तरह का बनेगा। 76 सही है ना, 38 76, हाँ भैया अपन सही कर रहे हैं। तो 19 तो खुद अपने आप में हो गया। अब 12 का डिफरेंस लाना है, 4 को लिखा 2 इंटू 2, 8 को लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो अब करके देख लो यार क्या होगा। एक तो 19 2 38 ले लूँ और यहाँ क्या ले लूँ 2 4 8 16, 38 और 16, वाह बनी गया फैक्टर। तो 38x माइनस 16x माइनस 608 इक्वल टू 0। तो x प्लस 38 ये तो बनेगा नहीं नेगेटिव, माइनस 16 कॉमन, x प्लस 38। तो अब तो समझदार हूँ, आंसर आ गया 16 सेंटीमीटर। तो देखिए क्वेश्चन किया हुआ है, अच्छा है, बट टाइम टेकिंग है, टाइम तो लगेगा बेटा, कोई इलाज नहीं है। अगला 34वां 33 अपन ने कर लिया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 34। देखते हैं क्या है। कंसिडर अ कॉनकेव मिरर एंड अ कॉनकेव लेंस। भाई ये दोनों है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 किसका है, लेंस का होगा। अच्छा, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर इन एयर as shown in figure. The object is placed at a distance of 15 centimeter from the mirror. Erect image formed by this combination has magnification m1. When the setup is kept in a medium of refractive index 7/6, the magnification becomes m2. The magnitude of m2 by m1 क्या होगा। तो भाई सबसे पहले तो देखो इरेक्ट इमेज बन रही है, इरेक्ट इमेज बन रही है। देखो ये 10 है, तो ये पहले इन्वर्टेड बनाएगा और वो फिर इन्वर्टेड कर देगा। तो मतलब पहले मिरर से लें और फिर लेंस से लें, यही होगा। और तो कोई तरीका नहीं है, डायरेक्ट लेंस उधर गया तो रेज उधर चली जाएंगी। तो सबसे पहले मिरर के लिए इक्वेशन क्या होती है बेटा, 1/v प्लस 1/u। यू की जगह क्या लिखोगे बेटा आप, -15, दैट इज़ 1/, यहाँ ये नेगेटिव ही होती है इसकी फोकल लेंथ, तो -10। सो 1/v इज़ -1/10 प्लस 1/15। एलसीएम लिया, क्या आ गया 30 आ गया, और ऊपर -1 आएगा। तो यहाँ से v की वैल्यू क्या आ गई, -30। -30 का मतलब यहाँ पे कहीं आ जाएगी जो भी है। तो यहाँ पे ये डबल साइज़ की इमेज बन जाएगी। तो समझिए आ गया आपको, ये तो डबल हो गया सबसे पहले तो, ठीक है। तो ये पहले 2 टाइम्स हुआ, -2 ज़्यादा बेटर बोले। अब ये डिस्टेंस कितना है भाइयों, वो 30 था, तो ये डिस्टेंस आपको समझ आ गया कितना हो गया 20। तो अब इसके लिए इक्वेशन लिख दें। लेंस के लिए क्या इक्वेशन होगी बेटा, 1/v माइनस 1/u की जगह -20, दैट इज़ 1/f, पॉजिटिव होगा 10। सो 1/v इज़ 1/10 माइनस 1/20। तो यहाँ से क्या आ गया 1/v की वैल्यू, मतलब यहाँ से v20 आ गया। वैसे ही देख लो यार, 2f पे रखा था, ज़बरदस्ती सॉल्व किया अपन ने, बट ठीक है अब कर लिया तो कर लिया 20। तो ये मैग्नीफिकेशन -1 हो गया। तो पहले -2 था, फिर -1 था, तो m1 की वैल्यू तो आ गई +2। सो मैग्नीफिकेशन इज़ +2 इरेक्ट ही, तो आपको दिखी गया दैट इज़ +2, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन इट इज़ केप्ट इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 7/6, द मैग्नीफिकेशन बिकम्स m/2 देन। तो भैया अब जब उसके अंदर आप रखोगे, तो पहली चीज़ मिरर का तो अभी भी वही रहेगा। तो मिरर वाला जो m1 है वो तो अभी भी -2 रहेगा, मिरर को मीडियम से कोई लेना ना देना। अब इधर झोल हो जाएगा। इधर झोल कैसे हो जाएगा, इधर के हिसाब से देखो अब मैग्नीफिकेशन 7/6 मीडियम है, तो अब वहाँ पे क्या होगी, फोकल लेंथ बदल जाएगी। अब जो नई फोकल लेंथ होगी क्या होगी, वो उसको लिखोगे आप μ-1। म्यू का मतलब क्या हो जाएगा, एक तरह से ऐसे लिखूँ, वो क्या हो जाएगी अब 1.5 अपॉन 7/6 -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। जबकि पहले वो 1/10 थी, किसके इक्वल थी, 1.5 -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये तो आपको आता है, खटाखट से आप इसको कर लोगे। तो क्या हो जाएगा ये तो हो जाएगा आपका डिवाइड किया तो 10/f कितना हो जाएगा 1.5 अपॉन 7/6। तो इसको तो कर दूँ, ऊपर चले जाएगा 9/7 माइनस 1 2/7, और यहाँ था 1/2, तो ये हो गया 4/7। तो फोकल लेंथ कितनी आ गई बेटा, यहाँ से फोकल लेंथ आपके लिए कितनी हो गई, सॉल्व करना भैया, कितनी हो गई 70/4। तो अब इक्वेशन लिख दूँ वहाँ पे। तो वहाँ में लेंस की इक्वेशन क्या होगी, 1/v माइनस 1/-20, तो ठीक है 1/f की जगह हो गया 4/70। तो 1/v की वैल्यू क्या आएगी, 4/70 माइनस 1/20। एलसीएम ले लो भैया, क्या आएगा 70 और 20 का 140। तो ये हो गया 8 और ये हो गया 7। तो अब v की वैल्यू आ रही है 140। 140 का मतलब 7 गुना हो गया, तो 2 इंटू 7 -7 ही होगा। तो -2 इंटू -7 दैट इज़ 14 टाइम्स हो गया। तो उसकी तुलना में 7 टाइम्स देखने को मिलेगा। अच्छा क्वेश्चन है, मज़ा आएगा, करना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, करते हैं, पर फिर भी देखिए कैलकुलेटिव फिर हो गया ये, तो लेंदी तो होता जा रहा है बेटा ये पेपर। नेक्स्ट, सर्कुलर बीम है, लाइट की डायमीटर d2 सेंटीमीटर है, गिरी है एक प्लेन सरफेस ऑफ ग्लास पे, इंसिडेंस एंगल 60 डिग्री है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट डायमीटर ऑफ द रिफ्रैक्टेड बीम। तो रिफ्रैक्टेड बीम का आपको डायमीटर यहाँ पर निकाल के बताना है। तो देखो भाई, ये कोई ग्लास माना, ये बीम है
ऐसे ये बीम आई है पूरी, ये पूरी बीम आई है, ठीक है। कितने डिग्री पे आई है बेटा, आपको गिवन है ये 60 डिग्री पे आई है, ऐसे ये 60 डिग्री पे आई है। ये इसका डायमीटर डी नॉट मान लिया अपन ने, है ना, या डी के मैंने डी लिख देते हो, डी नॉट डी जैसा आपको अच्छा लगे डी लिख देते हैं, ठीक है, ये डी लिख दिया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट डायमीटर। सबसे पहले तो बेटा अपन क्या लगाएं, वो स्नेल अंकल का नियम। तो स्नेल अंकल का नियम क्या कहेगा, 1 × sin 60 दैट इज इक्वल टू 3/2 × sin r। तो sin r की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये होता है √3/2 × 2/3, तो ये आपका 1/√3 आ गया। तो sin r हो गया आपका 1/√3। तो ये जैसे भी जाएगा यूँ, जो भी है यूँ जाएगा, तो ये r हो गया, कितना हो गया, ये आपका हो गया 1/√3। तो अब यहाँ पे इससे परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ करें, यहाँ से जैसे ये परपेंडिकुलर था, ये परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ करें, ये नया डायमीटर डी डैश हो गया, ठीक है। तो दोनों जगह थोड़ा सा दिमाग लगा लें, देखो ज़्यादा नहीं लगाना, थोड़ा सा लगाना बेटा, ठीक है। इन दो के बीच एंगल 60 है, तो इनके बीच भी एंगल 60 होगा और इनके बीच भी एंगल आर होगा। तो बड़े प्यार से आप देखो ऊपर वाले ट्राइंगल में, राइट ट्राइंगल में आप प्यार से देखिएगा, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है डी बाई, ये जो कॉमन लेंथ आएगी ये भी लिख दूँ। ऐसे ही नीचे क्या हो जाएगा बेटा, cos r की वैल्यू क्या निकल के आएगी, cos r की वैल्यू डी डैश अपॉन ए बी आएगी, ठीक है। तो दोनों को डिवाइड कर दें, cos 60 होता है 1/2 अपॉन cos r इज इक्वल टू डी बाई डी डैश। मेरे पास डी डैश की वैल्यू क्या आ रही है, 2d cos ऑफ r। अब भाई sin r अगर 1/√3 है तो cos r की वैल्यू क्या होगी, देखो आप तो समझदार हो, ये 1 है, ये √3 है, तो ये बचा हुआ क्या होगा, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो √2 होगा। तो cos r की वैल्यू क्या हो गई, तो 2d मतलब d2 है तो 4, और ये हो गया √2/3। 4 × √2/3, तो ये बेटा ये आंसर 4 से तो कम ही होगा, समझदार हो आप। √2/3 इसको पूरा सिंप्लीफाई करते हो तो बेटा एग्जैक्ट करोगे शायद 3.26 सेंटीमीटर के राउंड आएगा, तो क्लोजेस्ट ऑप्शन 3 के साथ अपन जाएंगे। तो अगेन अच्छा क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है, दिमाग लगा रहा है। देखो लेंदी बनता ही जा रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता बेटा, पेपर एक्चुअली लेंदी है मेरे हिसाब से। 35 क्वेश्चन में 45 क्वेश्चन जितना टाइम तो लगा चुके हैं अपन। पार्टिकल गोइंग इन अ सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड, p इज अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल इन द सेम प्लेन, देन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट द पॉइंट p। 0 होगा, 2 बार 0 होगा, 3 बार होगा, 4 बार होगा। तो भाई पहले देखो हमेशा भाई किसी भी पॉइंट पे जैसे यहाँ होता तो ये ऐसे होता v, और ये r ऐसे हो जाता, तो इसमें तो मैक्सिमम आएगा, ऐसे ये चलेगा। तो मुझे कॉमन सेंस से दिख रहा है कि एक बार वेलोसिटी ऐसी होगी जो सीधी इधर जा रही है, और ऐसे एक बार वेलोसिटी ऐसी होगी जो सीधी इससे दूर जा रही है। केवल 2 ही पॉइंट ऐसे होंगे जहाँ पे v और r पैरेलल होंगे, तो वहीं पे 0 होगा और कहीं पे भी 0 नहीं होगा। तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो इट विल बी 0 ओनली एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स। तो r क्रॉस v 2 ही पॉइंट्स पे r और v पैरेलल आएंगे, तो ये ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 37 2 पार्टिकल्स a एंड b शोन इन द फिगर, जा रहे हैं टोटल एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट, फिर एंगुलर मोमेंटम देखो, ये मैंने देखा है हर 2 क्वेश्चन एक ही कंसेप्ट पे एक चैप्टर के पूछे जा रहे हैं यहाँ पे। तो भाई पहले एल ऑफ ए निकालने ओके अबाउट, तो ये कितना होगा, एम कितना है 6.5, परपेंडिकुलर है तो 2.2 × 1.5, और हाथ घुमा के देख लो, हाथ घुमा के देखोगे तो दैट इज़ गोइंग टू बी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो 6.5 × 2.2 × 1.5, तो 2.2 × 1.5 कर लें तो ये पहले 3.3 हो जाएगा। 6.5 33 5 सा कितना होता है, टेबल आती होगी आप लोगों को, डाउट है, 165 33 6 ज़ा 165 में 30 जोड़े 195 198 198 और 16 214, तो ये 21.45 हो गया, ठीक है। जो भी यूनिट्स है सही यूनिट्स है। अब बी का देख लीजिए, पहले बी का हाथ घुमा लीजिए, हाथ घुमाओगे उल्टा आएगा, उल्टा आएगा तो सब ट्रैक कर लेंगे, भी कर लेंगे, कितना आ जाएगा ये 3.1 × 2.8 × 3.6, और ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो भैया आप इधर भी करो, अरे यार ये फिर मेरी कैलकुलेशन को चेक करवाते रहोगे आप हमेशा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको अगर कैलकुलेट अब मैं वापस से करूँ कितना हो जाएगा, देखिए ये वैल्यू यहाँ पे निकल के आएगी 31.248, आप सॉल्व कर लीजिएगा, और ये आ रही है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहाँ से अब मैं डायरेक्टली देखूँ तो एल की वैल्यू क्या होगी, सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये भारी है, तो इसके हिसाब से कहानी चलेगी। तो 31 में से कितने गए 21, तो 10 के आसपास, 10 के क्लोजेस्ट कौन सा 9.8, वही कर लीजिएगा, मस्त रहिएगा, ठीक है। तो बस कॉमन सेंस से थोड़ा कैलकुलेशन है, बाकी तो सस्ता क्वेश्चन है। पहले वाला फिर भी दिमाग ज़्यादा लगवा रहा था, 38वां वो वाला कैलकुलेट करवा लिया, एक ही बात है। क्या द वैल्यू ऑफ ट्रांजिस्टर पैरामीटर अल्फा बीटा, यार यही तो आता है, और क्या आता क्या है अपने को, की वैल्यू 12 मिली एम्पियर है, आईसी की वैल्यू 11.6 मिली एम्पियर है, तो आई बी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आ गई 0.4 मिली एम्पियर। तो बीटा सबसे पहले आपको पता है बेटा क्या सीखा था आपने, आईसी बाय आई बी, तो आईसी के नाम पे 11.6 और इसके नाम पे 0.4, तो 116/4, ये तो आता है आपको, कितना हो गया 29। तो 29 से कितने ऑप्शन है, एक ही है, और बीटा आपको बताइए वो 0.97 0.98 टाइप ही आएगा, दिख रहा है, तो सीधे ऑप्शन सी के साथ जाएँ, नहीं दिमाग लगाएं, मस्त रहें, ठीक है। तो ये हो गया आपके 38 क्वेश्चन। 39 फॉर अ ट्रांजिस्टर करेक्ट स्टेटमेंट इज कलेक्टर करंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन एमिटर करंट। सही बात है भाई, एमिटर बढ़ता है तो सभी बढ़ते हैं, तो ये तो सही हो ही गया वैसे ही। चलो फिर भी और पढ़ लेते हैं।
कलेक्टर करंट डिक्रीजेज, ये तो फर्जी हो गया, इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन, ये भी फर्जी हो गया, डिक्रीजेज विद इन ये तो डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन द एमिटर करंट। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा एमिटर करंट के साथ, यार ये डिक्रीज़ भी कर ही जाएगा, क्योंकि एमिटर से फ्लो कम होंगे तो डिक्रीज़ ही करेगा, तो यार ये तो समस्या धर्म संकट में डाल दिया है। ए भी सही हो रहा है, डी भी सही हो रहा है। तो भाई देख लो भैया अब क्या होगा, वैसे तो ये सबसे पहले था तो ये मार दिया, आपके आंसर क्या दिया है, इन्होंने यही दिया है, ठीक है भाई, बट नॉर्मली तो डी को भी मैं रिजेक्ट करने की हालत में तो नहीं हूँ। चलिए अब जैसा है। 40th, टेम्परेचर ऑफ 100 ग्राम ऑफ वाटर इज चेंज्ड फ्रॉम 0 डिग्री टू 3 डिग्री, इन दिस प्रोसेस हीट सप्लाइड टू द वाटर विल बी। तो भाई क्या होगा, डायरेक्टली आपको फॉर्मूला पता है, एम एस से डेल्टा टी, एम है 100 ग्राम, स्पेसिफिक हीट है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, इनटू कितना चेंज हुआ 3, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, तो क्या आ गया 300 कैलोरी। तो ये क्या आ गई आपकी 300 कैलोरी यहाँ पर इक्वल आ रहा है, ठीक है। बट अगेन अब आपसे क्या पूछा गया है, इन दिस प्रोसेस हीट सप्लाइड टू वाटर विल बी। अब वाटर को कितनी हीट दी है ये आपको बताना है कि यहाँ पे कितनी दी गई होगी। तो भाई यहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ मैं आपको समझाऊँ कि क्या होता है, 0 से 3 की जब कहानी होती है, आपको अच्छे से याद होगा, डेंसिटी का ग्राफ कुछ ऐसा आता है, 4 डिग्री पे डेंसिटी मैक्सिमम होती है। तो 0 से 3 तक क्या हो रहा है, इफेक्टिवली क्या हो रही है बेटा, डेंसिटी यहाँ पे क्या होती है, इफेक्टिवली आप देखोगे डेंसिटी यहाँ पे क्या होगी, बढ़ेगी, और डेंसिटी बढ़ रही है तो इसका मतलब यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा तो वर्क यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, और ये जो क्यू है जनरली ये कांस्टेंट वॉल्यूम के हिसाब से था, तो ये क्यू की जगह डेल्टा यू का रोल प्ले करेगा, और क्योंकि वर्क नेगेटिव है तो जो एक्चुअली हीट देनी पड़ेगी वो थोड़ी सी कम देनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल है, केवल 300 निकाल के काम नहीं चलेगा, इट वुड बी लेस देन 300 कैलोरीज। ये चीज़ यहाँ पे अच्छे से आप याद रखिएगा, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है जिसको आपको देख कर यहाँ पर चलना होगा। बेटा एक्चुअली ये जो स्पेसिफिक हीट अपन लेके चलते हैं वो अजम्पशन लेके रहता है कि वॉल्यूम में चेंजेस नहीं हैं। यहाँ थ्योरेटिकल क्वेश्चन था तो अपने को थ्योरेटिकली ही जाना पड़ेगा। अगेन ये क्वेश्चन ज़्यादा टफ होते हैं, कैलकुलेशन करना ज़्यादा ईजी है, इधर यहाँ फंसने की संभावना ज़्यादा होती है। If the velocity of light, gravitational constant and Planck's constant are chosen as fundamental units, then the dimension of the mass in the new system is। अब यार ये क्वेश्चन भी अब आप देखो खूब करते हुए, यार डायमेंशन ऑफ मास इन दिस न्यू सिस्टम इज। तो सबसे पहले देखो यार, स्पीड ऑफ लाइट मतलब उसकी यूनिट होती है L_t-1, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट भी आपको याद होगी m-1 L3t-2 निकाल लीजिएगा वरना, और प्लैंक कांस्टेंट E = h/nu, तो एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी, एनर्जी होती थी ml2t-2, और t से -1 से जाएगा तो ml2t-1 निकल के आती है। तो अब मास को एलिमिनेट करना है, मास को एलिमिनेट करना है तो पहली चीज़ मुझे नहीं, मास ही निकालना है, केवल मास ही आपको चाहिए, केवल मास ही चाहिए। तो उस केस में देखिए सबसे पहले इसको चेक करें, तीनों की पावर हाफ करके मल्टीप्लाई करेंगे तो काम नहीं चलेगा, हटाओ, c की हाफ h की पावर -12, c की हाफ h की पावर -12 और g की पावर +12, तो g +12 h -12, नहीं भाई उससे भी नेगेटिव ही आएगा, ये उल्टा चल सकेगा, तो g -12 h ½ ये वाला आपको देखिएगा, इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, ये पूरा निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट, thin slice is cut out of a glass cylinder along a plane parallel to its axis. The slice is placed on a flat glass plate with the curved surface downwards. Monochromatic light is incident normally from the top. The observed interference fringes from this combination doesn't follow one of the following statement। यार ये बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आप लोग बहुत तो नहीं मतलब एक्चुअली पढ़ते हो, रखी हुई है ठीक है, और एक ग्लास प्लेट है। तो कहीं पे भी आप देखिएगा, मैं जैसे यहाँ पे आ रहा हूँ तो यहाँ पे एक तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई और एक फिर जो यहाँ से जाके जाएगी, ठीक है। तो अगर इसको मैं ऐसे 3D में देखूँ तो इस लाइन पे जितने भी आएंगे सबके लिए इफेक्ट सेम ही रहेगा। तो पहली चीज़ तो फ्रिंजेस यहाँ पे पैरेलल टू सरफेस और स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बनेगी, पहली चीज़ ये समझ आ गई। फिर इधर देखोगे, यहाँ जो डायरेक्ट इधर से जा रही है और जो प्लेट से जा रही है दोनों में कोई पार्ट डिफरेंस नहीं है, बट एक डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हुई है तो पाई का फेस चेंज आया इसलिए वो डार्क होगी, तो ये भी सही है, ये भी सही है। फिर देखिए क्या होगा, द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स हैविंग द सेम थिकनेस आर स्ट्रेट लाइन, वो तो अपने को पता है। तो स्ट्रेट लाइन फ्रिंजेस विल अपीयर इन कॉम्बिनेशन, और ये जो फ्रिंज स्पेसिंग है ये जैसे जैसे अपन आगे जाएंगे डेफिनेटली ये जो फ्रिंज स्पेसिंग होगी आपको दिख रहा है वहाँ बढ़ेगी नहीं उल्टा घटेगी। द फ्रिंज स्पेसिंग इज गोइंग टू डिक्रीज, क्योंकि जैसे जैसे जा रहे हैं गैप बढ़ता जा रहा है तो जल्दी जल्दी पार्ट डिफरेंस आएगा, तो फ्रिंज स्पेसिंग इज नॉट गोइंग टू इंक्रीज, इट इज़ गोइंग टू डिक्रीज। तो ये गलत है, तो सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, डी वैसे ही सही है। चलिए अच्छा क्वेश्चन था, आप कर सकते हैं ऐसे, किए भी होंगे तो हो जाएगा जल्दी से, नहीं किया होगा तो तकलीफ में आते हो, समझ ही नहीं आता वरना तो। YDSE में इंटेंसिटी ऑफ 2 पॉइंट्स I1 I2 है, P1 सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, P2 लोकेटेड डिस्टेंस इक्वल टू क्वार्टर ऑफ द फ्रिंज विड्थ फ्रॉम P1।
क्वार्टर ऑफ द फ्रिंज विड्थ फ्रॉम P1 देन I1 बाय I2 इज़। तो देखो भाई, किसी भी जगह I की वैल्यू आपको याद है क्या लिखते थे, I max cos स्क्वायर 5/2। तो अब यहाँ ये जो 5 होगा ये कहाँ पे लोकेटेड गिवन है बेटा आपको, क्या लिखा हुआ है इसमें, क्वार्टर ऑफ फ्रिंज विड्थ। क्वार्टर ऑफ फ्रिंज विड्थ का मतलब हो गया मैक्सिमा और मिनिमा के बीचों बीच। तो मैक्सिमा और मिनिमा के बीचों बीच है, तो यहाँ 5 की वैल्यू सीधी होगी π/2। डायरेक्ट आप लिख सकते हो, चाहो तो फ्रिंज विड्थ के फॉर्मूले से भी कर सकते थे, 2 पाई इंटू फ्रिंज विड्थ इंटू 1/4 ऑफ फ्रिंज विड्थ, तो वहाँ से भी ये π/2 आता। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, वहाँ पे I की वैल्यू होगी I max cos स्क्वायर π/4 क्या होगा, cos स्क्वायर हाफ, तो डायरेक्टली I1 बाई I2, I1 यहाँ पे मैक्सिमा वाला है तो I max बाई I की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2। डायरेक्टली आप कर सकते हो, किया हुआ भी होगा, ये आपका आराम से बन जाएगा। नेक्स्ट, अब यार ये तो लड्डू है आपके लिए, वेव मोशन एम्पलीट्यूड क्या होगा यार, ये आपको मजे ले रहे हो। 5 स्क्वायर क्या लिखते हो आप, ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पढ़ा था बचपन से। तो ये क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर प्लस 5√3 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, 5 बाहर 2 बार, ये आ गया 10 यूनिट्स। तो ये तो आप सबको आता है यार, इसमें कोई मतलब पता नहीं कितनी बार एग्जामों में आ गया है, इसको क्या समझाऊँ मैं आपको, आप मेरे से ज़्यादा समझदार हैं। The end correction of a resonance column is 1 centimeter. The shortest length resonating is 10. The next resonating length will be, भाई shortest length 10 है, इसका मतलब effectively वो length 10 plus E1 हो गई 11, तो that is L1 is equal to 11। अब फर्स्ट के बाद आपको पता है रेजोनेंस में थर्ड होगी, तो जो सेकंड लेंथ होगी वो 33 होगी। 33 तो एक्चुअल लेंथ होगी, बट ये एंड करेक्शन के कारण जो आप रिपोर्ट करोगे वो 33 नहीं करके करोगे 32 सेंटीमीटर, क्योंकि एंड करेक्शन तो दोनों में सेम ही ऐड होगा, तो ऑप्शन जाएगा 32 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए के साथ जाइए, मस्त हो जाइए। तो ये था आज का पेपर, जैसा भी आपको लगे प्लीज़ कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक, और मेरे टेलीग्राम पेज पे या फेसबुक पेज के थ्रू और कोई आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर स्प्रेडिंग द वर्ड, थैंक यू वेरी मच।